हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर। और मैं राघवेंद्र सिंह इस सेशन में आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 का चैप्टर 9 जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये पूरा चैप्टर हम एक सिंगल सेशन में कवर करेंगे, यानी कि ये इस चैप्टर का वन शॉट रहने वाला है। तो आपको भी पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लगेगा और आपका पूरा ये चैप्टर एक सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस चैप्टर को टोटल 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट आप जैसा दिख रहा है कि हेरिडिटी है, दूसरा पार्ट है इवोल्यूशन और थर्ड पार्ट है स्पेशिएशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हेरिडिटी से, फिर इवोल्यूशन पढ़ेंगे और फिर स्पेशिएशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी से। तो हमको तो ये पता है ना कि रिप्रोडक्शन के दौरान, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ नए कैरेक्टर डेवलप होने के चांस होते हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए कैरेक्टर डेवलप होने को ही हम कहते हैं वेरिएशन प्रोड्यूस होना। तो हेडिंग क्या है? एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब जरा इस फ्लो चार्ट को देखो, ये है पेरेंट जनरेशन। कौन सी जनरेशन है ये है पेरेंट जनरेशन, है कि नहीं। और पेरेंट जनरेशन में फिर जो अगली जनरेशन है ऑफ स्प्रिंग, यानी कि अगर ये माँ बाप मान लो तो ये बच्चे, तो बच्चों में देखो यहाँ और यहाँ, ठीक है, नए कलर आए। नए कलर क्या दिखा रहे हैं? नए कैरेक्टर को, यानी कि वेरिएशन को। फिर अगली जनरेशन में देखो यहाँ 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 फिर नए कलर और आ रहे हैं, यानी कि अगली जनरेशन में फिर नए कैरेक्टर यानी वेरिएशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जनरेशन आगे बढ़ रही है उसमें नए कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, है ना। और नए कैरेक्टर डेवलप होना ही क्या कहलाता है? वेरिएशन। वैरायटी आ रही है ना। और ये वैरायटी धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन क्या होने लगती है? एक्युमुलेट होने लगती है ना। तो वही लिखा है कि इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ ए कॉमन बेसिक डिजाइन एंड सब्टल चेंजेस इन इट। यानी कि इनहेरिटेंस के वजह से जेनेटिक कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो ट्रांसफर होता है, जिसे हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं, उसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर भी ट्रांसफर होते हैं। जैसे पेरेंट में कैरेक्टर क्या था कि यहाँ ब्लू दिखाया गया, तो बच्चों में भी ब्लू, उनके बच्चों में भी कहीं ना कहीं ब्लू आया। तो पेरेंट के कैरेक्टर भी ट्रांसफर होते हैं और कुछ नए कैरेक्टर यानी कि वेरिएशन भी डेवलप होता है कि नहीं। समझ में आया? द सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंसेस दैट दे इनहेरिट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस, यानी कि वेरिएशन। यानी कि जनरेशन टू जनरेशन प्रीवियस जनरेशन के भी कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे और कुछ नए कैरेक्टर यानी कि वेरिएशन भी डेवलप होंगे। ये सबसे बड़ी और अनोखी चीज होती है जो कि हमको देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। यानी कुल मिला के रिप्रोडक्शन अगर जनरेशन टू जनरेशन चलता चलेगा तो नए कैरेक्टर यानी वेरिएशन डेवलप होने का चांस रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते। अब क्या लिखा है हेडिंग? डू ऑल दीज वेरिएशन इन ए स्पीशीज have equal chance of surviving in the environment in which they find themselves। मतलब ये जो वेरिएशन डेवलप हो रहा है, तो क्या ये वेरिएशन डेवलप होने के कारण जितने भी स्पीशीज हैं जिनमें अलग अलग वेरिएशन डेवलप हुआ, क्या उनका इन्वायरमेंट में सर्वाइवल का जो चांस है वो बराबर है, या किसी एक को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है या किसी एक को कम मिलता है? इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर है नहीं, सभी को बराबर चांस नहीं मिलता। जो वेरिएशन इन्वायरमेंट को सूट करेगा, है ना, उसको इन्वायरमेंट से एडवांटेज मिलेगा और उसका सर्वाइवल का चांस ज़्यादा होगा। और जो वेरिएशन इन्वायरमेंट को सूट नहीं करेगा उसके सर्वाइवल का चांस कम रहेगा। यानी कि जो वेरिएशन है स्पीशीज में उसका सर्वाइवल का जो चांस है वो इक्वल नहीं होता। किसी इस वेरिएशन का सर्वाइवल का चांस ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है। जिसका ज़्यादा होता है उसी को कहते हैं कि नेचर ने उसको सेलेक्ट किया है, दे आर नेचुरली सेलेक्टेड। और जिसका सर्वाइवल का चांस कम रहता है उसको हम कहेंगे कि उसको नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया। मान लेते हैं, ऐसा समझो कि 2 लोग हैं, 2 इंसान हैं, है ना। एक इंसान जो है वो अधिक टेम्परेचर पे रह सकता है, अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाए तो रह सकता है। और दूसरे में ये नया वेरिएशन है। क्या है ये? एक नया वेरिएशन है जो सिर्फ मेरे में डेवलप हुआ, लेकिन जो मेरा दोस्त है उसमें ये वेरिएशन डेवलप नहीं हुआ। तो मेरे में और मेरे दोस्त में 2 अलग अलग वेरिएशन है ना। अब अर्थ का टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? आपने सुना ही होगा, बढ़ रहा है।
तो ये बढ़ते हुए अर्थ के टेम्परेचर में कौन आसानी से रह सकेगा? मैं। तो यानी कि मेरा जो वेरिएशन है वो इन्वायरमेंट को सूट कर रहा है, तो इन्वायरमेंट में मैं सरवाइव कर जाऊंगा, लेकिन मेरा जो दोस्त है जिसको ज़्यादा टेम्परेचर पे रहने का जो करैक्टर है वो नहीं मतलब मिला है, उसका जो वेरिएशन है वो इन्वायरमेंट को सूट नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो ख़त्म हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा। यानी कि मेरा वेरिएशन के सर्वाइवल का चांस ज़्यादा और मेरे दोस्त के पास जो वेरिएशन था उसके सर्वाइवल का चांस क्या था? कम था, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि सभी वेरिएशन के सर्वाइवल का जो चांस है वो इक्वल नहीं होता, किसी का ज़्यादा किसी का कम होता है ना। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। और यही वेरिएशन जिसको नेचर ने सेलेक्ट किया, यही आगे चल के क्या करता है? इवोल्यूशन को प्रोसीड करता है। यानी इवोल्यूशन इसी की वजह से होता है कि नेचर या इन्वायरमेंट किसी वेरिएशन को, न्यू कैरेक्टर को क्या करते हैं? सेलेक्ट, और यही बेसिस है इवोल्यूशन का। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। इन्वायरमेंट ने किसी कैरेक्टर को, वेरिएशन को सेलेक्ट किया क्योंकि उसको ज़्यादा एडवांटेज मिला, वो सर्वाइव कर गया, और सर्वाइव करने की वजह से बाकी सभी वेरिएशन क्या हो गए? ख़त्म हो गए। तो एक डिफरेंट वेरिएशन कई सालों बाद डेवलप हो गया और हर जगह वही वेरिएशन दिखाई दे रहा है। तो हमने कहा एक नई स्पीशीज़ का यानी जन्म हुआ, यानी इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो इवोल्यूशन का बेसिस क्या है? सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन बाय इन्वायरमेंट, या कह लो नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं हेरिडिटी को। ठीक है, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिजाइन। द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। तो हेरिडिटी का जो रूल है वो हमको इस बात को समझने में मदद करता है कि किस तरीके से जो कैरेक्टर हैं, जो ट्रेट हैं, है ना, वो इनहेरिट होते हैं। इनहेरिट मतलब ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अगर इसको आपने समझ लिया तो यही है हेरिडिटी का लॉ, है ना। क्योंकि रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन का मेन फोकस तो है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ाना स्पीशीज का, लेकिन इस दौरान इस प्रोसेस में क्या होता है कि पेरेंट के जो ट्रेट हैं, कैरेक्टर हैं, वो अगली जनरेशन में भी ट्रांसफर होते हैं। तो वो जो ट्रांसफर हो रहे हैं उसको समझने के लिए जो लॉ है वही है हेरिडिटी लॉ, जिसको हम रूल्स ऑफ हेरिडिटी भी कह सकते हैं, है ना। अब देखो, अब जो ट्रेट होते हैं वो ट्रेट कई प्रकार के होते हैं। एक होता है इनहेरिटेड ट्रेट, है ना। इनहेरिटेड ट्रेट मतलब कि वो ट्रेट, वो कैरेक्टर जो आपको अपनी माँ बाप से मिले हैं, यानी कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, उन कैरेक्टर को इनहेरिटेड ट्रेट कहते हैं, है ना। एन इनहेरिटेड ट्रेट इज वन दैट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड। इनहेरिटेड ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग। वो कैरेक्टर जो जेनेटिकली डिसाइड होता है, जैसे मान लीजिए माँ बाप के आंखों का रंग काला था, ब्लैक था, और इसके वजह से ये कैरेक्टर जो जीन्स डिसाइड करते हैं, जो डीएनए डिसाइड करते हैं, ये कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर हुआ और बच्चों के आंखों का रंग भी ब्लैक निकला। तो ये आंखों का रंग ब्लैक होना ये क्या है? ट्रेट है। लेकिन कैसा ट्रेट है? इनहेरिटेड ट्रेट है। माँ बाप से ये कैरेक्टर ट्रेट ट्रांसफर हुआ है, इनहेरिट हुआ है कहाँ? अगली जनरेशन में, यानी बच्चों में, यानी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में। क्लियर? तो इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब समझ में आ गया ना। वो ट्रेट जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इनहेरिट होते हैं, है ना, उन्हीं ट्रेट को इनहेरिटेड ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, पैरों की लंबाई, ऊंचाई आपकी, है ना, हाइट क्या है, ये सभी माँ बाप लंबे होंगे तो बच्चे भी लंबे होते हैं। यानी आपकी हाइट कैसी ट्रेट है? इनहेरिटेड ट्रेट है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फ्री एंड अटैच्ड ईयरलोब्स। ईयरलोब समझ रहे हो आप? अब जरा कान को देखो, तो आप अगर अगल बगल जितने लोगों को देखोगे, अब तक आपने जितने लोगों को देखा होगा, कान पे ध्यान देना। कुछ लोगों के जो कान का जो लोब होता है, इस पार्ट को हम ईयर लोब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ईयर लोब। कुछ लोगों का ये फ्री होता है, कुछ लोगों का अटैच होता है। तो ईयर लोब का फ्री होना या अटैच होना आर द टू वेरिएशन ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन।
तो ह्यूमन पॉपुलेशन में ये जो कैरेक्टर है क्या, ईयर लोब, उसके दो वेरिएशन पाए जाते हैं। दो वेरिएशन कौन से, एक वेरिएशन जिसमें ये ईयर लोब फ्री रहता है और दूसरा वेरिएशन जिसमें ईयर लोब अटैच होता है। तो इस ट्रेट के दो वेरिएशन है ह्यूमन पॉपुलेशन में, ठीक है। अब द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, जिसे हम ईयर लोब कहते हैं, इज क्लोजली अटैच टू द साइड ऑफ द हेड इन सम ऑफ अस एंड नॉट इन अदर्स। कुछ लोगों में अटैच होता है, कुछ लोगों में फ्री होता है। तो ईयर लोब का फ्री होना या अटैच होना ये कैसा ट्रेट है, ये इनहेरिटेड ट्रेट का एग्जाम्पल है। अगर माँ बाप के ईयर लोब फ्री होंगे तो बच्चों के भी ईयर लोब फ्री होने के चांस है। यानी कि माँ बाप से ये कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है ऑफ स्प्रिंग में, यानी बच्चों में। तो फिर ईयर लोब का फ्री या अटैच होना कैसा ट्रेट है, इनहेरिटेड ट्रेट है। तो अभी जो आपने इनहेरिटेड ट्रेट पढ़ा उसका ये सारे एग्जाम्पल तो थे ही, एक एग्जाम्पल और है ईयर लोब का फ्री या अटैच होना, और यही ट्रेट फिर अगले जनरेशन में इनहेरिट होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो ट्रेट इनहेरिट हो रहा है तो इसके लिए कोई लॉ, कोई नियम, कोई रूल तो होगा। तो वो रूल किसने दिया, मेंडल ने। तो वो आता है मेंडल का कंट्रीब्यूशन, यानी कि मेंडल का योगदान कहाँ था, मेंडल का योगदान यहाँ था कि किस तरीके से इनहेरिटेड ट्रेट पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, उसका जो रूल था वो दिया किसने, मेंडल जी ने, ठीक है। तो इसीलिए वो रूल कहलाया क्या, रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। ट्रेट का इनहेरिटेंस हो रहा है तो उसका रूल बन गया रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, जो कि किसने दिया, मेंडल ने दिया, ठीक है। तो क्या लिखा है, द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट in human beings are related to the fact that both father and mother contribute practically equal amount of genetical material to the child। तो इस रूल को अगर समझना है तो हमको ये बात मान के चलनी पड़ेगी, और ये जो बात है ये सच भी है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में 50% कैरेक्टर फादर से ट्रांसफर होते हैं और 50% कैरेक्टर मदर से ट्रांसफर होते हैं, है कि नहीं। अगर मान लो कि ये लड़का है तो आपको पता होगा लड़कों में जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो XY होगा, ठीक है। तो Y कहाँ से आएगा, Y आएगा फादर से और X आएगा कहाँ, मदर से। तो X और Y मिलके ये बन गया मेल। तो आप खुद ही देखो कि 50% कहाँ से आया, फादर से। 50% कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है कहाँ से, मदर से। तो इसको आप बेसिस मान के चलोगे तब आप रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट को समझ सकोगे, ठीक है। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा, एज्यूम करके चलना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर आपको इनहेरिटेंस का रूल समझना है तो ये आप फैक्ट को मान लीजिए कि 50% कैरेक्टर फादर से मिलते हैं और 50% कैरेक्टर कहाँ से मिलते हैं, मदर से मिलते हैं बच्चों में, ठीक है। क्लियर। चलिए, दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाई बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। यानी कि कोई भी ट्रेट है, इनहेरिटेड ट्रेट है, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, ईयर लोब का अटैच या फ्री होना, ये जितने भी ट्रेट हैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है कौन, या तो फादर का डीएनए यानी पैटर्नल डीएनए, या उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है कौन, मैटरनल डीएनए। यानी कि फादर और मदर का दोनों में से किसी का भी एक डीएनए चेंज हो जाए तो आगे जो कैरेक्टर इनहेरिट हो रहा है, जो ट्रेट इनहेरिट हो रहा है, वो ट्रेट भी बदल जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन दोनों का है। तो दोनों ही आगे चल के ट्रेट को डिसाइड करेंगे ना। दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन्स इन ईच चाइल्ड। यानी कि इसका मतलब कि हर ट्रेट के 2 वर्जन होंगे। जैसे ईयर लोब ट्रेट है, उसके 2 वर्जन, फ्री होना या अटैच होना, है ना। तो एक कैरेक्टर वेरिएशन माँ से आया होगा तो एक वेरिएशन आपका फादर से आया होगा, है कि नहीं। तो उसी बात को लिखा है। तो इस लाइन को समझो कि कहना क्या चाह रहा है। तो हर ट्रेट में 2 वेरिएशन होते हैं। जैसे ईयर लोब में 2 वेरिएशन थे, एक वेरिएशन या तो ईयर लोब फ्री होगा या तो दूसरा वेरिएशन ईयर लोब अटैच होगा। तो ये दोनों वेरिएशन है ना ट्रेट में। ट्रेट एक है लेकिन उसके वेरिएशन 2 हैं। तो दोनों वेरिएशन में से कौन ट्रांसफर होगा ये डिसाइड करेंगे फादर और मदर, ठीक है। अगर आप ये बात मान के चलो तब आप रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट को समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, अब
जिनका हमने नाम लिया वो आ गए, कौन? ग्रेगोर जोहान मेंडल, यानी जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को समझने के लिए हमने ये एजम्पशन मान लिया है कि फादर मदर का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है पेरेंट के ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों के कैरेक्टर में, है ना। चलिए, अब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स को, हेरिडिटी को समझने के लिए मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? मटर पे किया था एक्सपेरिमेंट। मटर जिसे गार्डन पी भी कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवम। ठीक है, चलिए ये रहा मटर, क्लियर? पाइसम सटाइवम इसका साइंटिफिक नेम है, आपको ये याद रखना है। अब मेंडल ने क्या किए थे? मटर को ही क्यों लिया? क्योंकि मटर में ऐसे ट्रेट, ऐसे कैरेक्टर थे जिसमें वेरिएशन था, है ना, और ऐसे कैरेक्टर को ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहा जाता है। तो मेंडल ने मटर पे एक्सपेरिमेंट इसीलिए किया क्योंकि उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत सारे थे। तो मेंडल ने 7 विजिबल, आंखों से दिखने वाले कैरेक्टर को कंसीडर किया मटर में, है ना। तो वो कौन से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब ट्रेट एक है लेकिन उसमें वेरिएशन 2 हैं। जैसे ईयर लोब मैंने बताया, तो ईयर लोब ट्रेट है, लेकिन ईयर लोब फ्री होगा कि अटैच होगा, ये उसके 2 वर्जन हैं, 2 वेरिएशन है। उसी तरह तो ये कॉन्ट्रास्टिंग हुआ। उसी तरह मटर में भी 7 विजिबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को मेंडल ने चूज किया। वो 7 कैरेक्टर जो कॉन्ट्रास्टिंग थे वो क्या क्या थे? तो पहला कैरेक्टर था सीड का शेप, मटर में जो सीड है, बीज, उसका शेप कैसा है। दूसरा, सीड का कलर कैसा है। तीसरा कैरेक्टर पॉड, पॉड यानी कि जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं, वो जिसको छिम्मी भी कहते हैं, है ना। तो ये पॉड इन्फ्लेटेड है कि कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ये तीसरा कैरेक्टर। पॉड का कलर, ये चौथा कैरेक्टर। फ्लावर का कलर, 5वां कैरेक्टर। फ्लावर का लोकेशन कहाँ है, ये 6th कैरेक्टर। और फ्लावर प्लांट, मटर का जो पी का प्लांट है, वो साइज उसका क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 7 कैरेक्टर को कंसीडर किया। अब हर कैरेक्टर में देखो 2 कॉन्ट्रास्टिंग वेरिएशन नजर आ रहे। सीड का शेप या तो राउंड या रिंकल्ड, सीड का कलर येलो या ग्रीन, पॉड का शेप इन्फ्लेटेड या कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड का कलर ग्रीन येलो, फ्लावर का कलर पर्पल वाइट, फ्लावर का लोकेशन एक्सियल या टर्मिनल, और प्लांट का साइज टॉल या ड्वार्फ, है ना। तो ऐसे 7 कैरेक्टर को कंसीडर किया। अब इन पे जब एक्सपेरिमेंट किया तो मेंडल ने पहले 7 में से सिर्फ एक कैरेक्टर को सेलेक्ट किया, मतलब स्टडी करने के लिए। तो अपना ध्यान 7 कैरेक्टर पे एक साथ ना रखते हुए उन 7 में किसी एक कैरेक्टर को लेकर मेंडल ने आगे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो वही लिखा है, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स ओवर 2 जनरेशन, मतलब हम 2 जनरेशन तक ट्रेट का इनहेरिटेंस देखेंगे, जैसा मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में देखा था। तो 2 जनरेशन मतलब एक पेरेंट जनरेशन, पेरेंट के बाद जो अगले बच्चों की जनरेशन है वो F1, और उसके बाद जो अगली जनरेशन है वो F2। तो जो 2 जनरेशन तक इनहेरिटेंस देखा जा रहा है वो 2 जनरेशन कौन सी है? एक ये जनरेशन और एक ये जनरेशन। तो कुल मिला के 3 जनरेशन है, लेकिन इनहेरिटेंस के लिए हमको अगली 2 जनरेशन देखना पड़ेगा ना, कि पेरेंट से कौन से कैरेक्टर किस तरीके से अगली जनरेशन में ट्रांसफर हुए, फिर वहां से फिर अगली जनरेशन में ट्रांसफर हुए। तो वही लिखा है कि 2 जनरेशन तक हमने इनहेरिटेंस को देखा। वही चीज मेंडल ने भी किया था। तो मेंडल ने क्या किया, तो जो कैरेक्टर्स थे उनका इनहेरिटेंस 2 जनरेशन तक देखा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, ही टुक पी प्लांट विथ अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, ए टॉल प्लांट, ए शॉर्ट प्लांट। तो मेंडल ने क्या किया, अपना ध्यान किस कैरेक्टर पे ले गए? 7 कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किया था, लेकिन 7 में से वो अपना ध्यान ले गए उसके ऊपर कि प्लांट का साइज क्या है। प्लांट टॉल है मटर का प्लांट, या वो शॉर्ट है। शॉर्ट को ड्वार्फ भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, शॉर्ट को ड्वार्फ भी कहा जाता है। ठीक है, यानी बौना। ड्वार्फ मतलब क्या होता है? बौना, जिनकी हाइट बहुत कम है कि नहीं। चलिए, तो इन्होंने 2 कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर के 2 वेरिएशन सेलेक्ट किए कि टॉल, प्लांट टॉल है या शॉर्ट है, इसको लेकर आगे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। प्रोड्यूस बाय प्रोजेनी बाय क्रॉसिंग देम एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी, यानी कि
पहले पेरेंट में इन्होंने एक प्लांट ले लिया टॉल, ये पेरेंट जनरेशन में मदर और फादर होंगे, तो एक मटर का पौधा लिया जो लंबा था और दूसरा मटर का पौधा लिया जो ड्वार्फ था, और दोनों के बीच क्या कराया, क्रॉसिंग। ठीक है, तो वही लिखा है कि he took pea plant with different characters tall and short, produce progeny, और अगली प्रोजेनी मतलब अगली जनरेशन को प्रोड्यूस किया। कैसे प्रोड्यूस किया, बाय क्रॉसिंग देम, एंड देन कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी, और फिर टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट कितने हैं उनका परसेंटेज कैलकुलेट किया अगले 2 जनरेशन में। ठीक है, तो जब इन्होंने पहली जनरेशन को क्रॉस किया, तो जो क्रॉस करने के बाद जो अगली जनरेशन मिली, अगली जनरेशन में जितने मटर के प्लांट थे वो सभी क्या थे, ऑल आर टॉल। ऐसा किसने देखा, मेंडल ने। तो मेंडल ये सोच के चल रहे थे कि एक लंबे मटर के पौधे को एक बौने मटर के पौधे से अगर क्रॉस कराएंगे तो अगली जनरेशन में मीडियम साइज के मटर के पौधे होंगे। लेकिन मेंडल ने क्या देखा, अगली जनरेशन यानी F1 जनरेशन में सभी के सभी मटर के पौधे जो बने पैदा हुए वो टॉल थे। यानी कि इन दोनों कैरेक्टर में ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन एक्सप्रेस कौन हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है टॉल कैरेक्टर। ठीक है, और फिर ऐसे 2 टॉल प्लांट को F1 जनरेशन में ऐसा नहीं है कि ये टॉल प्लांट ये ड्वार्फ प्लांट जब इसको क्रॉस कराया गया तो एक मटर का पौधा बना, नहीं, मटर के पौधे तो बहुत सारे बने होंगे, मान लेते हैं 50 बने, लेकिन 50 के 50 क्या थे, टॉल थे। अब उन 50 में से 2 मटर को लिया और फिर 2 मटर को फिर क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन के 2 मटर के प्लांट जो दोनों टॉल थे उनको फिर क्रॉस कराया, और फिर जो अगली जनरेशन आई उसको F2 बोला। और अगली जनरेशन में क्या देखा कि 3 तो टॉल हैं 4 में से और 1 ड्वार्फ है, यानी कि फिर यहां टॉल और ड्वार्फ का रेशियो कितना निकला, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ, यानी 3:1, यानी 75% टॉल है और 25% ड्वार्फ है F2 जनरेशन में, और F1 जनरेशन में 100% टॉल है और 0% ड्वार्फ है। ठीक है, ये रिजल्ट था मेंडल के एक्सपेरिमेंट का। क्या था, मेंडल के एक्सपेरिमेंट का, जो अगली 2 जनरेशन तक जो ट्रेट है वो किस तरीके से इनहेरिट होता है उसको अगली 2 जनरेशन तक देखा, और ये देखा कि पहली जनरेशन यानी F1 जनरेशन में तो सभी टॉल निकले, लेकिन F2 जनरेशन में कहीं ना कहीं एक प्लांट का जो कैरेक्टर है जो F1 में एक्सप्रेस नहीं हो पाया था लेकिन वो F2 में एक्सप्रेस हुआ है कि नहीं। तो वो एक्सप्रेस हुआ कितना, 1, बाकी जो टॉल प्लांट बने वो कितने बने, 3, यानी 4 में 3 टॉल 1 ड्वार्फ। तो ये रेशियो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसको समझाया किसने, मेंडल ने, कि आखिर ये हुआ कैसे। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वेयर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक इन दिस फर्स्ट जनरेशन। तो मेंडल ये सोच के चल रहे थे कि टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस किया है तो मीडियम हाइट के प्लांट होंगे, लेकिन ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं किया मेंडल ने। ऑल प्लांट्स वेयर टॉल, पहली F1 जनरेशन में सभी प्लांट क्या थे, टॉल थे। दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज सीन, नॉट सम ऑफ द मिक्सचर ऑफ द टू। यानी कि F1 जनरेशन में दोनों में से कोई एक पेरेंट का ट्रेट ही एक्सप्रेस हुआ, दोनों का मिक्सचर एक्सप्रेस नहीं हुआ। ठीक है, और सेकेंड जनरेशन में यानी कि F2 में द प्रोजेनी ऑफ द F1 टॉल प्लांट आर नॉट एट ऑल टॉल, सभी टॉल नहीं थे F2 में। ठीक है, इंस्टेड 1 क्वार्टर कैसे, 4 में 1 ड्वार्फ है ना, तो 1/4 हुआ, तो 1/4 को क्वार्टर ही तो कहेंगे, है ना। तो 1 क्वार्टर वॉज शॉर्ट। दिस इंडिकेट that both the tallness and shortness trait were inherited in the F1 plant but only the tallness trait were expressed। यानी कि अगर F2 में ये ड्वार्फ वाला ट्रेट आया तो ये कहां से आया, पेरेंट से। तो कहीं ना कहीं पेरेंट से ये कैरेक्टर F1 में आया और F1 से फिर F2 में आया, लेकिन F1 जनरेशन में ये ड्वार्फ कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ, सिर्फ टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ। इसीलिए F1 में सारे प्लांट्स क्या थे, टॉल थे। लेकिन
ये F2 जनरेशन में आकर एक्सप्रेस हुआ। तो कैरेक्टर ड्वार्फ वाला इनहेरिट तो हो रहा था, लेकिन F1 में एक्सप्रेस नहीं हुआ, वो जाके F2 में एक्सप्रेस हुआ, है कि नहीं? तो वही चीज लिखा है कि दिस इंडिकेट दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस का जो ट्रेट है वो इनहेरिट हुआ किसमें? F1 में, लेकिन F1 में सिर्फ टॉलनेस वाला ट्रेट ही एक्सप्रेस हुआ, ड्वार्फ वाला ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब ये बात समझ में आ गई। तो मेंडल ने प्रपोज किया, दिस लेड टू द प्रपोज दैट 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर नाउ कॉल्ड जीन्स कंट्रोलिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यहां से मेंडल को यह समझ में आया कि कहीं ना कहीं एक ट्रेट को कंट्रोल करने वाले 2 जीन होते हैं, 2 जीन मिलकर एक ट्रेट को डिसाइड करते हैं, जैसे टॉल होना, ड्वार्फ होना। तो ये किसी एक जीन नहीं, 2 जीन द्वारा कंट्रोल होता है ना? तो ऐसा समझ में आ गया किसको? मेंडल को। तभी आप अगर यहां ध्यान से देखोगे तो टॉल प्लांट का जो जीन है उसको सिर्फ कैपिटल टी नहीं लिखा है, कैपिटल टी लिखा है, 2 लिखा है ना? 2 लिखा है, 1 नहीं, क्योंकि हर कैरेक्टर को एक जीन नहीं 2 जीन मिलकर डिसाइड करते हैं। समझ में आया? ये बात समझ में आ गई। तो कॉपीज, फैक्टर के कितने कॉपीज होते हैं? 2 कॉपी। ठीक है, कोई भी जो कैरेक्टर है उसके 2 कॉपी होते हैं, 2 जीन होते हैं, और वो 2 जीन मिलकर कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, ट्रेट को डिसाइड करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। दीज 2 में बी आइडेंटिकल। अब दोनों कैरेक्टर आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आइडेंटिकल में कैपिटल टी भी आएगा, स्मॉल टी भी आएगा। ये आइडेंटिकल है और ये क्या है? दोनों कॉपी डिफरेंट है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज। समझ में आया? आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी को एक्सप्लेन जब किया तो मेंडल ने फिर इसको समझाने के लिए जो टॉल और डॉर्फ के बीच में क्रॉस कराया था ना पेरेंट जनरेशन में, तो उसमें टॉल का जो जीनोटाइप ले लिया वो कैपिटल टी ले लिया, और ड्वार्फ का स्मॉल टी ले लिया। अब यहां से जो गैमीट आएगा वो टी आएगा, यहां से जो गैमीट आएगा स्मॉल टी आएगा। तो जो अगली जनरेशन में प्लांट बनेगा यानी F1 में, वो कैसा बनेगा? कैपिटल टी इधर से आया, क्योंकि 50% कैरेक्टर किधर से आते हैं? फादर से, और 50% कैरेक्टर मदर से। तो ये आया 50%, ये आया 50%, और फिर ये दोनों मिला तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें चलेगी किसकी? चलेगी उसकी जो कैपिटल है, जो डोमिनेंट रेट है। तो कैपिटल टी टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चलेगी किसकी? कैपिटल टी की, जिसके वजह से F1 जनरेशन में सभी प्लांट क्या होंगे? ऑल आर टॉल, है ना? और फिर 2 कैपिटल टी वालों को, कैपिटल टी स्मॉल टी वालों को, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन के 2 प्लांट को फिर क्रॉस किया। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट की चलेगी ना, कैपिटल टी की चलेगी, ये भी टॉल होगा। लेकिन यहाँ दोनों स्मॉल है, तो दोनों के वजह से कैरेक्टर क्या होना चाहिए? ड्वार्फ। तो वही देखो 3 टॉल आता है और 1 ड्वार्फ आता है। तो इस तरीके से जीनोटाइप से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इतने के बाद अगर हम ये कहें कि जो ट्रेट है टी, वो डोमिनेंट ट्रेट है ना, जो कैपिटल टी है उसको डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे, क्योंकि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी आ रहा है तो कैपिटल टी चाहेगा कि प्लांट टॉल बने, स्मॉल टी चाहेगा प्लांट ड्वार्फ बने। तो चलेगी किसकी? चलेगी उसकी जो डोमिनेंट है। तो कैपिटल टी डोमिनेंट था, इसीलिए F1 जनरेशन में इसकी चली, और इसके वजह से सारे प्लांट क्या हो गए? टॉल हो गए, है ना? तो यहाँ कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट है और स्मॉल टी क्या होना? रिसेसिव ट्रेट है। जब भी ये दोनों एक साथ आएंगे तो चलेगी उसी की जो डोमिनेंट होगा, और वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। अब जब दोनों डोमिनेंट है तो डोमिनेंट, दोनों रिसेसिव है तो रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। लेकिन एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो फिर डोमिनेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। ठीक है, चलो अब आप ये बताओ, इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा है कि यहाँ
फ्लावर जो कलर है एक पर्पल है और एक क्या है, वाइट है पेरेंट में, इसको क्रॉस किया गया तो पहली F1 जनरेशन में सभी पर्पल और F2 जनरेशन में 3 पर्पल 1 वाइट, तो फिर डोमिनेंट ट्रेट कौन सा हुआ बताओ। तो डोमिनेंट ट्रेट वो होता है ना जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, क्योंकि F1 में केवल डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होता है, जैसे टॉल, F1 में केवल टॉल ही प्लांट थे ना, तो उसी तरह यहाँ F1 में केवल वायलेट फ्लावर है या कह लो पर्पल फ्लावर है, तो ये कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है। तो पर्पल फ्लावर का होना डोमिनेंट ट्रेट है और वाइट फ्लावर का होना रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि हमने देखा भी था कि जैसे टॉल और ड्वार्फ में F2 जनरेशन में रेशियो क्या आया था, 3:1, तो 3 किसका आया था, टॉल का। तो जो डोमिनेंट है वो ज़्यादा था 3 और जो ड्वार्फ है वो 1, 3:1। उसी तरह ये 3:1 है, तो जो ज़्यादा होगा वो डोमिनेंट होगा। तो पर्पल फ्लावर का होना डोमिनेंट है और वाइट फ्लावर रिसेसिव ट्रेट है। तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में हमने इसको समझा, ठीक है, क्लियर। तो आप ये देखो कि क्या हो रहा है, ठीक है, कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। F1 में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है, तो F1 में केवल अगर फ्लावर का कलर केवल पर्पल है, इसका मतलब कि पर्पल आपका डोमिनेंट है। और F2 में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक्सप्रेस होते हैं किस रेशियो में, 3:1 रेशियो में, डोमिनेंट 3 और रिसेसिव 1, क्लियर। चलिए, what happens when pea plants showing 2 different characteristics rather than just one are bred with each other। यानी कि मेंडल ने अभी तो जो एक्सपेरिमेंट किया, जो मैंने अभी आपको बताया, वो एक कैरेक्टर को लेके किया। क्या हो जब 2 कैरेक्टर को एक साथ कंसीडर किया जाए, तब कैसे ट्रेट इनहेरिट होंगे, इसको मेंडल ने उसको भी समझाने की कोशिश की, है ना। What do the progeny of a tall plant with round seed। अब देखो 2 ट्रेट है ना, प्लांट का टॉल होना और साथ ही साथ उसमें सीड राउंड होना, और दूसरा प्लांट का शॉर्ट होना, साथ ही साथ सीड का रिंकल्ड होना। तो यहाँ देखो 2 कैरेक्टर लेके चल रहे हैं। अभी तक क्या था, एक कैरेक्टर, टॉल या ड्वार्फ। अब टॉल और ड्वार्फ को एक कैरेक्टर क्यों, एक कैरेक्टर के 2 वैरायटी है ना, लेकिन यहाँ 2 कैरेक्टर हैं और हर कैरेक्टर के 2 वैरायटी। प्लांट का साइज टॉल या ड्वार्फ, ड्वार्फ यानी शॉर्ट, और जो सीड है उसका शेप या तो राउंड या तो रिंकल्ड। तो यहां हम 2 कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 कैरेक्टर को लेके चलेंगे तो ये देखो, ये पेरेंट जनरेशन है, ये क्या है, पेरेंट जनरेशन। तो पेरेंट जनरेशन में टॉल और राउंड हमने एक पेरेंट को मान लिया और दूसरे पेरेंट को मान लिया कि वो उसका जो प्लांट है वो शॉर्ट है यानी ड्वार्फ है, और जो सीड है वो रिंकल्ड है, ठीक है, क्लियर। तो टॉल होना डोमिनेंट, राउंड होना डोमिनेंट, तो इसीलिए यहाँ जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आर, क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट हैं। और ड्वार्फ होना रिसेसिव है, रिंकल्ड होना रिसेसिव है, इसीलिए रिसेसिव को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, इसीलिए यहाँ स्मॉल टी स्मॉल आर है। तो कैपिटल टी मतलब टॉल, कैपिटल आर मतलब सीड राउंड है, मतलब दोनों डोमिनेंट ट्रेट। और स्मॉल टी मतलब प्लांट ड्वार्फ है, और स्मॉल आर मतलब उसमें उस प्लांट में जो सीड का जो शेप है वो रिंकल्ड है। अब जब इन दोनों प्लांट को क्रॉस कराया मेंडल ने, तो पहली जनरेशन में क्या देखा, पहली जनरेशन में केवल डोमिनेंट ट्रेट आएगा, है ना। तो डोमिनेंट ट्रेट क्या, पहले जनरेशन में सभी प्लांट टॉल होने चाहिए और सीड का जो शेप है वो राउंड होना चाहिए। तो देखो टॉल और राउंड है कि नहीं पहली जनरेशन में, तो ये तो हमने पहले ही देखा था, टॉल और राउंड। रेसेसिव कैरेक्टर यानी कि ड्वार्फ और रिंकल्ड, ये F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो ये तो हमने पहले ही देखा था कि F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही एक्सप्रेस होता है, ठीक है। और यहां से जो इसका जीनोटाइप बना, वो जीनोटाइप क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसके वजह से ये टॉल होगा और यहाँ इसके वजह से राउंड होगा, क्योंकि इन दोनों में चलेगी किसकी, डोमिनेंट की, ये डोमिनेंट है और इन दोनों में ये डोमिनेंट है, तो इसके वजह से टॉल होगा और इस डोमिनेंट की वजह से सीड का जो शेप होगा राउंड होगा, ठीक है। अब ऐसे 2 प्लांट को जब क्रॉस किया मेंडल ने, तो जो F2 जनरेशन मिली, तो वो क्या F2 जनरेशन मिली, F2 जनरेशन ऐसी मिली
कि 9 तो टॉल राउंड मिले जो पेरेंट में कैरेक्टर था, 3 टॉल रिंकल्ड मिले, 3 डॉर्फ राउंड मिले और 1 डॉर्फ रिंकल्ड मिला, है ना। तो ये F2 जनरेशन में ये फिनोटाइप का रेशियो है। तो जब एक कैरेक्टर लेके चल रहे थे तो फिनोटाइप का रेशियो F2 में क्या था, याद करो। F2 जनरेशन में फिनोटाइप का रेशियो 3:1 था, 3 टॉल 1 डॉर्फ, जब एक कैरेक्टर को लेके चल रहे थे। अब हम 2 कैरेक्टर को लेके चल रहे हैं, तो 2 कैरेक्टर को लेके चलोगे तो F2 जनरेशन में जो रेशियो होगा फिनोटाइप का, फिनोटाइप मतलब कि वो मटर का पौधा दिखता कैसा है ना, वो टॉल है कि डॉर्फ है, सीड का शेप राउंड है कि रिंकल्ड है, इस आधार पे अगर आप देखोगे तो रेशियो मिला 9:3:3:1। अब आप देखो ये वाला कैरेक्टर पेरेंट में है कि नहीं, टॉल राउंड, जी हाँ पेरेंट में है। डॉर्फ रिंकल्ड ये वाला कैरेक्टर भी पेरेंट में है ना। लेकिन ये जो कैरेक्टर हैं जो F2 जनरेशन में पहली बार डेवलप हुए, तो ये एक तरीके से न्यू वेरिएशन है कि नहीं, बिल्कुल। तो अगर टोटल जोड़ा जाए तो 9 + 3 12, 12 + 3 15 एक 16, तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 16। तो 16 में से ये जो 3 और 3 6 है, तो ये न्यू वेरिएशन है, और जो 10 है वो क्या है, पेरेंट वाले ट्रेट ही एक्सप्रेस हुए है कि नहीं। तो टॉल शॉर्ट ट्रेट एंड द राउंड सीड रिंकल्ड सीड ट्रेट आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, यानी कि जो टॉल और शॉर्ट होना यानी डॉर्फ, और सीड का राउंड या रिंकल्ड होना, ये दोनों ट्रेट एक दूसरे से डिपेंड होकर नहीं, इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो रहे हैं, है ना। और इनहेरिट होने के बाद फाइनली F2 जनरेशन में, ये F2 जनरेशन में हमको ये रेशियो मिला है। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो F2 में 16 प्लांट मिले उसमें से 9 प्लांट मुझे टॉल और राउंड मिले, 3 प्लांट टॉल और रिंकल्ड वाले मिले, 3 प्लांट डॉर्फ और राउंड वाले मिले, और 1 प्लांट ये देखो। अब इसको देखकर बताओ क्या होगा, ये टॉल होगा और ये रिंकल्ड होगा कि टॉल नहीं होगा, डॉर्फ होगा, रिंकल्ड होगा ना। तो ये डॉर्फ और रिंकल्ड, यानी कि ये वाला देखो ये है स्मॉल टी डॉर्फ और स्मॉल आर रिंकल्ड, और ये पेरेंट में था, ये वाला भी पेरेंट में था। लेकिन ये दोनों कैरेक्टर टॉल रिंकल्ड होना, डॉर्फ राउंड होना, ये नए वेरिएशन है जो अब जाकर F2 में एक्सप्रेस हुए हैं, पहले नहीं थे। ठीक है, तो ये था आपका जब 2 कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं तो रेशियो 9:3:3:1, और जब एक कैरेक्टर इनहेरिट होता है इंडिपेंडेंटली, है ना, एक कैरेक्टर है तो उसमें रेशियो 3:1 आता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। अब आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों पहले जनरेशन में जब हमने एक कैरेक्टर लिया टॉल और डॉर्फ, तो पहली जनरेशन में सभी प्लांट टॉल मिले, क्यों, और फिर F2 में 3 टॉल मिले, 1 डॉर्फ मिला। तो ये टॉल और डॉर्फ कैसे बन रहा है, इसको समझना पड़ेगा ना। हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क, तो ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो इसको आइए समझते हैं। देखो सारा कुछ हेरिडिटी का कंट्रोल किससे हो रहा है, डीएनए से। तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में। तो जो सेलुलर डीएनए है इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है क्या बनाने की, प्रोटीन बनाने की। ए सेक्शन ऑफ डीएनए जिसके पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है उस सेक्शन को ही जीन कहते हैं। यानी डीएनए एक बहुत बड़ा धागा है, और इस बहुत बड़े धागे में से इतने एरिया में इंफॉर्मेशन है क्या बनाने की, प्रोटीन बनाने की। तो ये पूरा तो डीएनए कहलाएगा, लेकिन इतना हिस्सा जीन कहलाएगा। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो इन प्रोटीन बना सकता है, प्रोटीन बनाने के जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, उस सेगमेंट को ही जीन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, डीएनए पूरा है, लेकिन डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन बना सकता है उसे जीन कहते हैं। और प्रोटीन ही आगे चल के जो ट्रेट हैं कि प्लांट टॉल होगा, डॉर्फ होगा, फ्लावर का कलर रेड होगा, वॉयलेट होगा, कैसा होगा, ये सारे कैरेक्टर ये प्रोटीन ही डिसाइड करते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें वो टॉल और डॉर्फ वाला, लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ टॉलनेस एज ए कैरेक्टरिस्टिक। वी नो दैट द प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। तो प्लांट की जो हाइट है
वो हार्मोन कंट्रोल करती है। और प्लांट की हाइट टॉल तब होगी जब हार्मोन ज़्यादा बनेगा। जितना ज़्यादा हार्मोन बनेगा उतना ज़्यादा प्लांट की हाइट बढ़ेगी और प्लांट क्या होगा, टॉल होगा, है कि नहीं। अब ये हार्मोन ज़्यादा बनेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड will depend on the efficiency of the process of making it. Consider now an enzyme that is important for this process. If this enzyme works efficiently, a lot of hormone will be made and the plant will be tall. तो वो हार्मोन तब ज़्यादा बनेगा जब उस हार्मोन को बनाने वाला एंजाइम अच्छे से काम करेगा, एफिशिएंटली काम करेगा, है ना। तब वो हार्मोन बनाएगा, जितना ज़्यादा हार्मोन बनेगा उतना ज़्यादा प्लांट टॉल होगा, है कि नहीं। अब हार्मोन बनने के लिए ज़रूरी है एंजाइम अच्छे से काम करे, है ना। और एंजाइम कब अच्छे से काम करेगा? इफ़ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैज़ एन अल्टरेशन दैट मेक्स द एंजाइम लेस इफिशिएंट, द अमाउंट ऑफ हार्मोन विल बी लेस एंड द प्लांट विल बी शॉर्ट। अगर एंजाइम बनाना, एंजाइम भी एक तरीके का प्रोटीन होता है, एंजाइम बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है जिस डीएनए में, जीन में, अगर उसमें कोई चेंजेस हो जाए तो उसके वजह से एंजाइम अगर कम इफ़िशिएंट वाला बनेगा तो कम इफ़िशिएंट एंजाइम कम हार्मोन बनाएगा और प्लांट जो टॉल की जगह शॉर्ट हो जाएगा, है ना। 10 जीन्स कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट। तो आपने क्या देखा, अल्टीमेटली जीन में चेंज हुआ तो एंजाइम में चेंज हुआ, एंजाइम में चेंज हुआ तो हार्मोन कम बना और प्लांट टॉल हो गया। तो प्लांट शॉर्ट हो गया, तो प्लांट टॉल होगा या शॉर्ट होगा ये कहीं ना कहीं डिसाइड कहाँ से हो रहा है? जीन से। जीन अच्छे से बनाएगा एंजाइम तो एंजाइम अच्छे से काम करेगा तो ज़्यादा हार्मोन बनाएगा तो प्लांट टॉल होगा। और जीन में कुछ चेंजेस हो गए तो एंजाइम में चेंजेस होंगे, एंजाइम में चेंजेस होंगे तो हार्मोन कम बनेगा और हार्मोन कम बनेगा तो प्लांट शॉर्ट हो जाएगा। इस तरीके से जीन जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इंसानों में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये देख लेते हैं, है ना। तो इंसानों में अगर सेक्स डिटर्मिनेशन आप देखोगे तो इंसानों में 23, ह्यूमंस में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। कितने पेयर? 23 पेयर। अब 23 में से जो 22 पेयर्स होते हैं, है ना, उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम हैव मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी एंड हैव 22 सच पेयर्स, ठीक है। तो 23 में से 22 पेयर को अगर अलग कर दें तो जो 23rd पेयर है वो सेक्स डिसाइड करता है। तो जो वन पेयर कौन सा? 23rd पेयर डिसाइड द सेक्स ऑफ द ह्यूमंस, तो वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, ठीक है। अगर वो 23rd क्रोमोसोम XX है पेयर में तो वो वुमेन होगी, यानी वो लड़की होगी, औरत होगी। और अगर वो 23rd XY है तो फिर वो मैन होगा, है कि नहीं। वुमेन हैव ए परफेक्टली पेयर। अब XX तो इसे क्या कहेंगे? इसे परफेक्ट पेयर कहेंगे ना। तो वुमेन में X क्रोमोसोम का परफेक्ट पेयर होता है, ठीक है। लेकिन मेन में परफेक्ट पेयर नहीं होता। मेन में एक पेयर में से एक X क्रोमोसोम होता है, दूसरा जो छोटा क्रोमोसोम होता है उसे Y कहते हैं, ठीक है। अब देखो मेल में जो 23rd क्रोमोसोम होता है, 23 नहीं 23rd बोल रहा हूँ, 23वां, वो होता है XY और फीमेल्स में होता है XX। अब इसके वजह से जो मेल में स्पर्म, जो फीमेल गैमिट बनेगा, मेल गैमिट क्या है? स्पर्म, वो 2 टाइप का बनेगा। एक ऐसा स्पर्म गैमिट जिसमें X क्रोमोसोम हो और एक दूसरा जिसमें Y क्रोमोसोम हो। और फीमेल में तो कोई भी एग बनेगा। फीमेल में गैमिट, फीमेल गैमिट को क्या कहते हैं? एग कहते हैं। मेल गैमिट को स्पर्म कहते हैं। तो स्पर्म 2 टाइप का बनेगा, एक जिसमें X क्रोमोसोम हो, दूसरा जिसमें Y क्रोमोसोम हो। लेकिन फीमेल में जो गैमिट बनेगा वो सभी एक जैसे बनेंगे क्योंकि सभी में X क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब फीमेल के एग के साथ मेल का ये X कंबाइन हो जाए तो XX बनेगा, यानी कि फिर वो लड़की जेंडर होगा। और अगर ये X के साथ मेल का गैमिट Y आ जाए तो ये XY होगा, यानी कि फिर उसका जेंडर क्या होगा? मेल होगा, यानी वो लड़का होगा। तो इस तरीके से ये जेंडर डिसाइड होता है। तो जेंडर कौन डिसाइड कर रहा है? मदर कि फादर यानी मेल डिसाइड करता है, क्योंकि मेल ही 2 टाइप के स्पर्म यानी कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और वो 2 टाइप के वजह से ही जेंडर डिसाइड होता है।
फीमेल तो केवल एक्स क्रोमोसोम वाला ही एग प्रोड्यूस करती है। तो अंतर कहाँ आया? अंतर यहाँ आया। ठीक है, चलिए वही चीज यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ए चाइल्ड हु इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हर फादर, मदर से तो हमेशा एक्स आना है, तो फादर से भी एक्स आया तो एक्स एक्स बना, मतलब वो गर्ल होगा। और अगर वो फादर से वाई क्रोमोसोम इनहेरिट करता है तो मदर से एक्स आएगा और एक्स वाई मिलकर वो जेंडर क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। यही यहां समझाया है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो सेक्स होता है बच्चों का वो डिटरमाइन कौन करता है? वो फादर डिटरमाइन करता है, ना कि मदर। तो मदर को कोसना कि बच्ची पैदा हुई है, बच्ची पैदा हुई है, जो हमारा समाज करता है, ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते। तो हेरिडिटी पढ़ लिया, हेरिडिटी के रूल पढ़ लिए, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट पढ़ लिया। अब आते हैं इवोल्यूशन पढ़ते हैं, है ना। अब क्या लिखा है? वी हैव नोटेड दैट देयर इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दौरान एक टेंडेंसी होती है नए कैरेक्टर, न्यू वेरिएशन डेवलप होने की, बोथ बिकॉज ऑफ एरर इन डीएनए कॉपी। और ये वेरिएशन डेवलप क्यों होता है? एक कारण है उसका डीएनए की कॉपी में एरर होना, जो कि नेचुरल है, हर काम में एरर होती है ना। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण और डीएनए की कॉपी में एरर के कारण हमेशा रिप्रोडक्शन प्रोसेस में नए कैरेक्टर यानी कि न्यू वेरिएशन डेवलप होने का चांस रहता है ना। देखो क्लियर? चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरीके से जो न्यू वेरिएशन डेवलप हो रहा है वो धीरे 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 वो इवोल्यूशन कहलाता है। समय के साथ अगर न्यू कैरेक्टर डेवलप होते जाए तो ये इवोल्यूशन को मदद करता है, इवोल्यूशन में स्पीशीज के। ये कैसे होता है आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हम 12 रेड बीटल्स को कंसीडर करेंगे, है ना। रेड बीटल्स क्या है? कीड़े जो देखने में कुछ ऐसे होते हैं। तो हमने 12 लाल रंग के बीटल जो पत्तियां खाते हैं, झाड़ियों में रहते हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो जाहिर सी बात है कि वेरिएशन डेवलप होने का चांस है। तो इनको हम कंसीडर करेंगे, इनके एग्जाम्पल से हम इवोल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। जी हाँ, ये ध्यान रखना है आपको कि हमेशा वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वेरिएशन डेवलप होने के कारण ही होता है। और वेरिएशन क्यों डेवलप होता है अभी बताया आपको, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण, दूसरा डीएनए कॉपी में एरर के कारण। तो ये जो बीटल्स है इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जाहिर सी बात है वेरिएशन डेवलप होगा। तो वेरिएशन डेवलप होने का फुल चांस है। ये पत्तियों में रहते हैं, झाड़ियों में रहते हैं, पत्तियां खाते हैं, तो इनको हम कंसीडर करते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। और इनके हिसाब से इनको एग्जाम्पल लेकर हम इवोल्यूशन कैसे होता है इसको समझते हैं, है ना। नाउ लेट अस थिंक अबाउट सम डिफरेंट सिचुएशन दैट कैन डेवलप इन बीटल पॉपुलेशन। तो बीटल की पॉपुलेशन में कुछ नए कैरेक्टर डेवलप हो सकते हैं, ऐसा हम कंसीडर करके चलते हैं। तो हम 3 केस पढ़ेंगे। तो यहां आपको क्या दिख रहा है? यहां देखो, यहां से 3 एरो गया है। 3 एरो मतलब 3 कंडीशन। अब मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि इन तीनों में एक ये और एक ये, इन तीनों कंडीशन में इवोल्यूशन किसे कहेंगे, है ना, मैं पूछूंगा। तो हम स्टार्टिंग में क्या मान के चल रहे हैं? 12 रेड बीटल्स। अभी हम पहला केस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, इन द फर्स्ट सिचुएशन, अब पहली सिचुएशन देखो, यहां से यहां कुछ अंतर नजर आ रहा है। हाँ, कि अचानक से लाल रंग के बीटल में एक हरे रंग का बीटल भी आ गया। तो लाल रंग के बीटल में हरा रंग का बीटल आना, पैदा होना, एक नए वेरिएशन को शो कर रहा है कि नहीं? वही तो लिखा है यहां। इन द फर्स्ट सिचुएशन एक कलर वेरिएशन अराइजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। हम ये जानते थे, ये मैंने आपको बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान न्यू वेरिएशन डेवलप होने का चांस रहता है। तो बीटल की पॉपुलेशन में नया वेरिएशन क्या डेवलप हुआ? नया वेरिएशन ये डेवलप हुआ कि पहले तो सभी बीटल रेड रंग के थे, लेकिन इसमें एक हरे रंग का बीटल आ गया, ठीक है। अब लाल रंग के बीटल भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे और हरे रंग का जो बीटल है वो भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा। यानी दोनों रंग के जो बीटल्स हैं वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। तो दिस बीटल मोर ओवर कैन पास द कलर ऑन टू इट्स प्रोजेनी सो दैट ऑल प्रोजेनी बीटल्स आर ग्रीन।
तो दोनों चाहेंगे अपने प्रोजेनी को बढ़ाना, ठीक है। लेकिन अब आप एक सिचुएशन समझिए, क्रोज, कौवे इन बीटल्स को खाते हैं, और ये बीटल्स कहाँ रहते हैं? झाड़ियों में। झाड़ियाँ जहाँ पत्तियाँ हैं, पत्तियों का रंग क्या है? हरा। तो हरी पत्तियों में कौवे को यानी क्रोज को आसानी से कौन बीटल नजर आ जाएंगे? रेड रंग के बीटल्स कि ग्रीन रंग के बीटल्स? तो आप खुद ही सोचोगे और कहोगे कि ग्रीन रंग के बीटल्स को एडवांटेज है कि वो ग्रीन रंग के हैं और ग्रीन रंग की पत्तियों में वो आसानी से छिप जाएंगे, कैमोफ्लेज हो जाएंगे। लेकिन जो रेड रंग के बीटल हैं वो हरी पत्तियों में आसानी से दिखेंगे क्रोज को। तो क्रोज क्या करेंगे? कौवे लाल रंग के बीटल को खाना शुरू करेंगे और हरे रंग के बीटल्स को खा नहीं पाएंगे क्योंकि वो दिखेंगे ही नहीं। तो इसके कारण धीरे धीरे लाल रंग के बीटल्स की पॉपुलेशन क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, है ना। Crows cannot see green colored beetles on the green leaves of the bushes and therefore cannot eat them. तो what happens then? तो फिर क्या होगा? The progeny of green beetles is not eaten while the progeny of red beetles continues to be eaten. तो वो लगातार रेड रंग के बीटल्स को कौवे खा रहे थे लेकिन ग्रीन बीटल्स को खा नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से रेड बीटल्स की पॉपुलेशन घटती गई और इन्हीं बीटल्स की पॉपुलेशन में जो ग्रीन रंग का है बीटल्स, उनका रेशियो परसेंटेज बढ़ता गया, है ना। एज ए रिजल्ट देयर आर मोर एंड मोर ग्रीन बीटल्स देन रेड वंस इन द बीटल पॉपुलेशन। शुरू में सारे लाल थे और धीरे 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 कई सालों बाद क्या हुआ? सारे बीटल्स हरे। तो ये चेंज नजर आया, ये चेंज नजर आया। तो क्या इसे हम इवोल्यूशन कहेंगे? जी हाँ, ये इवोल्यूशन है। और ये इवोल्यूशन क्यों आया? क्योंकि बीटल के पॉपुलेशन में एक नया कैरेक्टर डेवलप हुआ, एक न्यू वेरिएशन डेवलप हुआ। लाल रंग में से एक हरा बीटल भी पैदा हो गया और धीरे धीरे कई सालों में इन्वायरमेंट में कौन आसानी से छुप गया? हरे रंग के बीटल। तो किसको एडवांटेज मिला इन्वायरमेंट में? हरे रंग के बीटल्स को एडवांटेज मिला, यानी हरे रंग के बीटल्स को इन्वायरमेंट ने, नेचर ने सेलेक्ट किया, नहीं तुमको हम फायदा पहुंचाएंगे, और रेड रंग के बीटल्स को फायदा नहीं पहुंचा। तो धीरे धीरे रेड रंग के बीटल्स की पॉपुलेशन खत्म हो गई और कई सालों बाद सारे बीटल्स अब धरती पे कैसे दिखे? हरे। तो नेचर ने जो वेरिएशन डेवलप हुआ, उस वेरिएशन को नेचर ने क्या किया? सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट किया और कई सालों बाद वही दिख रहे हैं, यानी कि रेड से ग्रीन। तो ये क्या हुआ? एक नए बीटल्स का इवोल्यूशन हुआ। तो ये है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन वही कहलाएगा जब किसी नए कैरेक्टर या वेरिएशन को नेचर सेलेक्ट करता है, उसको ज़्यादा क्या कहते हैं, सपोर्ट करता है या एडवांटेज देता है, जिसके वजह से वो कैरेक्टर वाला जो स्पीशीज़ है वो बढ़ता जाता है पॉपुलेशन में और धीरे धीरे चल के एक नए कैरेक्टर वाले स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई सालों में धरती पर सारे रेड बीटल्स थे और कई सालों बाद धरती पर सारे रेड बीटल्स गायब हो गए, केवल हरे बीटल्स दिख रहे हैं, यानी कि ये क्या है? यही इवोल्यूशन है। अब समझ में आ गया, है ना। अब ये तो पहला केस हुआ। दूसरा केस में हम मान के चलेंगे कि ये जो 12 रेड बीटल्स थे उसमें एक नया कैरेक्टर डेवलप हुआ, और इस बार नया कैरेक्टर ये था कि उसमें से एक ब्लू बीटल्स भी आ गया, ठीक है। अब ब्लू बीटल भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा और रेड बीटल भी अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएगा। लेकिन जंगल में एक हाथी आया और हाथी ने अचानक पैर रखा झाड़ियों में, और कुछ इस तरीके से पैर रखा, एलिफेंट फूट, कि सारे रेड बीटल्स मर गए, केवल ब्लू बीटल्स बचे। और केवल ब्लू बीटल बचे तो आगे चल के केवल ब्लू बीटल की ही पॉपुलेशन दिखाई दी। तो यहाँ भी रेड से कन्वर्जन हुआ ब्लू में, लेकिन क्या ये इवोल्यूशन है? नहीं। क्यों? अरे हाथियों ने लाल रंग के बीटल पे पैर रखा, ये तो एक चांस था ना। उनका पैर तो ब्लू बीटल्स पे भी रखा जा सकता था, तो ब्लू बीटल खत्म हो जाते, या ऐसा होता कि कुछ रेड बीटल्स मर जाते, कुछ ब्लू बीटल्स मर जाते। तो ये इवोल्यूशन नहीं है। यहाँ वेरिएशन डेवलप तो हुआ, रेड में एक नया वेरिएशन ब्लू डेवलप तो हुआ, लेकिन नेचर को सेलेक्ट, दोनों को नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि पत्तियों में कौवे को लाल रंग के बीटल भी आसानी से दिख जाएंगे,
ब्लू रंग के बीटल को भी आसानी से देख लेगा क्रोस। तो यानी कि दोनों कैरेक्टर को नेचर से कोई एक्स्ट्रा फायदा एडवांटेज नहीं मिल रहा है ना, तो ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है। ठीक है, सेकंड केस में ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, तो ये इवोल्यूशन नहीं है। तो यानी कि जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 केस बताया था, तो ये वाला केस, पहला वाला केस क्या शो कर रहा है, इवोल्यूशन, क्योंकि इस हरे वाले को नेचुरल एडवांटेज मिला था। लेकिन ये दूसरा केस जो है ये इवोल्यूशन का केस नहीं है, क्योंकि यहाँ नया वेरिएशन डेवलप तो हुआ लेकिन उस वेरिएशन को नेचर से कोई एडवांटेज नहीं मिला। हरी पत्तियों में लाल बीटल भी नजर आ जाएंगे आसानी से और ब्लू बीटल्स भी आसानी से क्रॉस को नजर आ जाएंगे, तो फिर ये इवोल्यूशन नहीं है। और यहां थर्ड केस देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब आते हैं थर्ड केस में, तो वही लिखा है कि इट इज ऑब्वियस दैट इन बोथ सिचुएशन, बोथ मतलब फर्स्ट और सेकंड केस में, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट चेंज ओवर जनरेशन। इनहेरिटेड ट्रेट की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी। शुरुआत में जैसे सारे लाल थे, फिर बाद में सारे हरे हो गए पहले केस में। दूसरे केस में शुरू में सारे लाल बीटल्स थे, बाद में सारे ब्लू हो गए। तो किसी ट्रेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सिंस जीन कंट्रोल ट्रेट वी कैन से डेट, अब क्योंकि ट्रेट को जीन कंट्रोल करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जीन की भी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में क्या हुई, चेंज हुई, है ना। और यही इवोल्यूशन है ना। बट देयर आर इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस इन द टू सिचुएशन। तो फर्स्ट और सेकंड केस में अंतर है। फर्स्ट केस में ग्रीन रंग के बीटल्स को एक नेचुरल एडवांटेज मिल रहा था, उनको नेचुरली सेलेक्ट किया गया था, इसलिए उनके वजह से जो इवोल्यूशन हुआ, जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, वो इवोल्यूशन है। लेकिन सेकंड केस में जो एडवांटेज नहीं मिला, ठीक है, इन द सेकंड सिचुएशन द कलर चेंज, रेड से ब्लू होना कोई सर्वाइवल के लिए एडवांटेज यानी कि नहीं पैदा कर रहा था, उनको नेचुरली सेलेक्ट नहीं किया गया। तो सेकंड केस वाला आपका क्या है, वो नेचुरल इवोल्यूशन नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अब थर्ड सिचुएशन को लेके चलते हैं। थर्ड सिचुएशन में क्या हुआ, बीटल्स जिस प्लांट को खाते थे उन प्लांट में रोग लग गया। द अमाउंट ऑफ लीफ मटेरियल फॉर द बीटल्स इज रिड्यूस, तो खाना भी कम हो गया। तो बीटल्स आर पुअरली नरिश्ड, जिसके वजह से बीटल का साइज क्या होता गया, छोटा हो गया, क्योंकि उनका वेट लूज हो गया। ठीक है, तो उनका वेट जो डिक्रीज होने लगा। what it used to be when leaves were plentiful but there is no genetic change occurring। तो यहाँ साइज कम हुआ है। क्यों, क्योंकि जिस प्लांट को वो खा रहे थे उस प्लांट में डिजीज के कारण अब प्लांट कम अवेलेबल है, तो ये बीटल्स कम प्लांट खाएंगे, तो इनका वेट कम होगा, तो वेट कम होगा तो साइज छोटी होगी। लेकिन क्या ये कोई जेनेटिक चेंज है क्या, वेरिएशन है क्या? नहीं, ये वेरिएशन नहीं है। दोबारा से जब फ्यू ईयर्स बाद फ्यू बीटल जनरेशन ऑफ सच स्कैरसिटी द प्लांट डिजीजेज इज एलिमिनेटेड, देयर इज अ लॉट ऑफ लीफ फूड। कुछ सालों बाद जब वो डिजीज प्लांट की खत्म हो गई तो अब खाना भरपूर है, तो बीटल्स उसी खाने को खाएंगे और फिर से मोटे तगड़े हो जाएंगे, वेट गेन कर लेंगे। तो बीटल्स का वेट कम होना फिर बढ़ जाना, क्या ये जेनेटिक वेरिएशन को शो कर रहा है? नहीं, ये कोई वेरिएशन नहीं है, ना ये कोई इवोल्यूशन है। ठीक है, तो वही लिखा है कि वेट ऑफ एडल्ट बीटल्स इंक्रीज तो होगा, लेकिन ये इवोल्यूशन नहीं है, ये कोई वेरिएशन नहीं है। मैं अगले दिन 10 दिन खाना ना खाऊं, मैं पतला हो जाऊं, तो ये कोई नया वेरिएशन नहीं है, है ना, क्लियर। लेकिन मैं अगर बहुत ज़्यादा गोरा हो गया तो ये जेनेटिक वेरिएशन है। समझ में आया, क्लियर। चलिए अब एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो एक्वायर्ड ट्रेट मतलब वो होते हैं जो हमने पैदा होने के बाद सीखा है, पढ़ना सीखा है, गाड़ी चलाना सीखा है, दौड़ना सीखा है, खेलना सीखा है, साइकिल चलाना सीखा है, तो ऐसे ट्रेट एक्वायर्ड ट्रेट कहलाते हैं, जो हम एक्वायर करते हैं या गेन करते हैं ओवर इट्स लाइफ टाइम एंड कैन नॉट बी पास ऑन टू इट्स ऑफ स्प्रिंग। यानी अपने बच्चों को ये जनरेशन में ये ट्रेट पास नहीं कर सकते। अगर मुझे गाड़ी चलाने आती है तो मेरा बच्चा जो पैदा होगा उसको भी आएगी, उसको तब तक नहीं आएगी जब तक वो सीखेगा नहीं। यानी कि ये ट्रेट मेरे से मेरे बच्चे में ट्रांसफर नहीं हो सकता, है ना। मुझे अगर पतंग उड़ाने आता है तो मेरा बच्चा भी पतंग उड़ाएगा, ये नहीं होगा जब तक वो सीखे ना।
तो ये एक्वायर्ड ट्रेट है ना। लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट वो है जो मेरे जनरेशन मतलब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, जैसे आंखों का रंग, ठीक है, माँ बाप का आंखों का रंग काला था तो बच्चों को अभी आंखों का रंग काला है, ये ट्रेट कैसा है, इनहेरिटेड ट्रेट। तो ये जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, पास ऑन होता है। समझ में आया? तो वही लिखा है, ट्रेट दैट कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट। क्लियर? तो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट में बहुत अंतर है। एक्वायर्ड ट्रेट जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन नहीं होते, वो पैदा होने के बाद जो आदमी सीखता है उसी तक वो ट्रेट रह जाता है। लेकिन इनहेरिटेड ट्रेट जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने हेरिडिटी पढ़ लिया, हमने इवोल्यूशन पढ़ लिया। अब आते हैं स्पेशिएशन पढ़ते हैं, है ना। स्पेशिएशन मतलब नई स्पीशीज का फॉर्मेशन, है ना। सिंपल सी चीज है, स्पेशिएशन मतलब नई स्पीशीज का फॉर्मेशन, है ना। तो हाउ न्यू स्पीशीज कम इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे नए स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, आइए इसको समझते हैं, है ना। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप ऑफ बीटल्स। तो जो हमने ग्रुप ऑफ बीटल्स को कंसीडर किया था ना अभी कुछ देर पहले, उन्हीं बीटल्स को हम एक्सपेरिमेंट मतलब उन्हीं बीटल्स को एग्जाम्पल मानकर हम इसको समझेंगे। ठीक है, इफ बीटल स्प्लिट्स इनटू टू पॉपुलेशन दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर दे कैन बी कॉल्ड टू इंडिपेंडेंट स्पीशीज। यानी कि अगर कोई भी स्पीशीज, जैसे हाथी और जेब्रा, दो अलग अलग स्पीशीज क्यों हैं, क्योंकि उनके बीच रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो जब किसी दो इंडिविजुअल के बीच रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता तब समझ जाइए वो दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं। तो अगर ये बीटल्स का जो ग्रुप है, ये इन बीटल्स का ग्रुप दो ग्रुप में डिवाइड हो जाए और दोनों ग्रुप के बीटल्स में रिप्रोडक्शन ना हो तो समझ जाइए ये बीटल्स अलग अलग स्पीशीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो स्पीशीज का मतलब हमको समझना है, तो हमको ये मतलब समझना होगा कि सेम स्पीशीज वाले रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और ऑर्गेनिज्म विथ डिफरेंट स्पीशीज, जो अलग अलग स्पीशीज के हैं, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे टाइगर और पिग क्या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? नहीं। तो ये दोनों अलग अलग स्पीशीज के हैं। लेकिन मेल टाइगर फीमेल टाइगर दोनों एक ही स्पीशीज के हैं तो ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। तो मतलब किसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में इतना वेरिएशन, इतना बदलाव हो जाए कि उनके बीच रिप्रोडक्शन ना हो तो इसका मतलब नई स्पीशीज का क्या हो गया, फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। कंसीडर व्हाट वुड हैपन इफ द बुशेज द बीटल्स फीड ऑन आर स्प्रेड वाइडली ओवर ए माउंटेन रेंज। तो याद कीजिए हमने इवोल्यूशन को समझने के लिए 12 बीटल्स रेड रंग के कंसीडर किए थे एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो मान लीजिए कि वो बीटल जिन पत्तियों को खाते थे वो पत्तियां पूरी पहाड़ों पर फैली हुई हैं, यानी खाने की कोई कमी नहीं है। ठीक है, द बीटल पॉपुलेशन बिकम्स वेरी लार्ज एज ए रिजल्ट, और इस वजह से जब खाने की कमी नहीं तो बीटल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। बट इंडिविजुअल बीटल्स फीड मोस्टली ऑन ए फ्यू नियर बाई बुशेस थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, दे डू नॉट ट्रेवल फार। अब पहाड़ी पर पूरे बीटल्स फैले हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खाने के लिए एक जगह से कई किलोमीटर दूर जाते हैं, वो अपने आसपास के एरिया में ही खाना खोजते हैं। ठीक है, वो बहुत दूर ट्रेवल नहीं करते। यानी कि 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जो बीटल है वो उड़कर 10 किलोमीटर दूर कहीं नहीं जाएगा खाने की तलाश में। क्यों? क्योंकि जब उसके अगल बगल खाना मौजूद है तो फिर वो दूर क्यों जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा आपको मान के चलना है कि खाना भरपूर है और बीटल्स की पॉपुलेशन बहुत सारी है, और बीटल क्योंकि खाना प्लेंटी में मौजूद है, खाना बहुत सारा है, तो कहीं दूर ट्रेवल नहीं करेंगे बीटल्स। ठीक है, चलिए। सो इन दिस ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स देयर विल बी सब पॉपुलेशन इन द नेबरहुड। तो अब क्योंकि बीटल्स बहुत दूर ट्रेवल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इस पहाड़ी में बीटल्स का एक ग्रुप यहाँ है, उसी में दूसरा ग्रुप यहाँ है। तो यहाँ वाला बीटल अपने आसपास के एरिया में खाना ढूंढ रहा है और यहाँ रहने वाला बीटल अपने आसपास के एरिया में खाना ढूंढ रहा है। तो ये बीटल्स की दो क्या है, सब पॉपुलेशन है। एक ये सब पॉपुलेशन है, एक ये सब पॉपुलेशन। समझ में आया? तो सब पॉपुलेशन क्यों बनी?
सब पॉपुलेशन बीटल्स की इसलिए बनी क्योंकि खाना भरपूर है, तो एक बीटल दूसरे बीटल्स के पास नहीं जा रहा है, वो अपने आसपास ही खाना ढूंढ रहा है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि बीटल्स की सब पॉपुलेशन जरूर होगी नेबरहुड में। मतलब पहाड़ी एक है, लेकिन उसी पहाड़ी पर बीटल्स का बहुत सारा सब पॉपुलेशन है, मतलब छोटे छोटे ग्रुप है। ठीक है, चलिए अब उन्हीं सब पॉपुलेशन में से कोई एक बीटल जो बहुत ही रोमांचकारी या एडवेंचरस था, वो उड़कर माइट ग्रो फ्रॉम वन साइड टू अनदर, वो उड़कर, है ना, जा सकता है एक सब पॉपुलेशन से दूसरे सब पॉपुलेशन में। ऐसा हो सकता है ना कि अगर सब नहीं जा रहे हैं तो एक तो जा सकता है। तो एक कैसे जाएगा? या तो उड़ के जाएगा, या कौवा किसी बीटल को अपने चोंच में दबा के ले जा रहा था, अब वो चोंच से वो बीटल गिर गया, तो वो अपनी सब पॉपुलेशन की जगह किसी दूसरे सब पॉपुलेशन में एंटर कर गया, है ना। अब जब वो दूसरे सब पॉपुलेशन में एंटर करेगा, देखो अपनी पॉपुलेशन को छोड़कर वो दूसरी सब पॉपुलेशन में एंटर कर गया, तो वो बीटल वहां के बीटल के साथ दूसरे सब पॉपुलेशन में बीटल्स के साथ क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। In either case, the migrant beetle will reproduce with the local population. This will result in the genes of the migrant beetle entering new population. यानी कि जब वो बीटल अपना ग्रुप छोड़कर दूसरे ग्रुप में एंटर कर जाएगा और वहाँ की लोकल पॉपुलेशन से रिप्रोडक्शन करेगा, तो यहाँ जो जीन पाया जाता था उस जीन का फ्लो इस पॉपुलेशन में होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, क्योंकि ये वाला अपने साथ जो जेनेटिक कैरेक्टर जो डीएनए लाएगा, वो डीएनए रिप्रोडक्शन के वजह से इस पॉपुलेशन में वो डीएनए क्या करेगा? फैलाएगा, है ना, है कि नहीं। अब दिस काइंड ऑफ जीन फ्लो इज बाउंड टू हैपन बिटवीन पॉपुलेशन दैट आर पार्शियली बट नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड। तो इस प्रकार का जीन्स का फ्लो हो सकता है ऐसी पॉपुलेशन के बीच जो पार्शियली सेपरेट है, फुली सेपरेट नहीं है। लेकिन अगर हम ये मान ले, हाउएवर बिटवीन दीज टू सब पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी नदी आ जाती है, उस नदी के वजह से ये दोनों जो सब पॉपुलेशन है बीटल्स की, वो बहुत आइसोलेट हो जाती है, बहुत दूर हो जाती है। द लेवल ऑफ जीन फ्लो बिटवीन देम विल डिक्रीज इवन फर्दर। अब जब ये रुकावट आ गई तो इस बीटल का इधर से इधर जाना मुश्किल हो गया, तो जीन का फ्लो भी रुक गया। अब जीन का फ्लो रुक गया तो ओवर जनरेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट will accumulate different changes in each सब पॉपुलेशन। अब ये ग्रुप एकदम डिफरेंट हो गया, अब ये ग्रुप में अलग इवोल्यूशन चल रहा है, इस ग्रुप में अलग इवोल्यूशन चल रहा है, इसमें इतना ज़्यादा चेंज आ गया इन दोनों सब पॉपुलेशन में कि अब इनके बीच रिप्रोडक्शन ही रुक जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि बीटल्स की ये दोनों पॉपुलेशन क्या हो गई है? अलग स्पीशीज हो गई है, क्योंकि दोनों में रिप्रोडक्शन ही रुक गया, है ना। तो ऑल्सो नेचुरल सिलेक्शन भी काम करेगा, क्योंकि अगर ये दोनों के बीच में नदी आ जाए, खाई आ जाए, दोनों के बीच में जो दूरी है वो बढ़ जाए, जीन का फ्लो यहाँ से यहाँ रुक जाए, और दोनों में इवोल्यूशन तो चल रहा है, दोनों में नेचुरल सिलेक्शन भी काम करेगा, तो अल्टीमेटली इतना ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा कि दोनों अलग ही स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हुआ है? ये स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। Thus, for example, in the territory of one subpopulation, crows are eliminated by eagles, but this does not happen for the other subpopulation where crows numbers are very high. मतलब कि मान लेते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करेगा कि एक सब पॉपुलेशन के एरिया में जो क्रोज थे वो खत्म हो गए तो रेड बीटल पॉपुलेशन बढ़ेगी, और एक सब पॉपुलेशन में क्रोज नंबर में रह गए, मतलब क्रोज खत्म नहीं हुए, तो वो सारे रेड बीटल्स को खा जाएंगे, तो केवल हरे बीटल्स बचेंगे। तो एक सब पॉपुलेशन में केवल रेड और दूसरे सब पॉपुलेशन में केवल ग्रीन बीटल्स। तो इस तरीके से दोनों सब पॉपुलेशन अलग अलग तरीके से क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है, और इवॉल्व होते होते उनमें इतना ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा कि दोनों में रिप्रोडक्शन रुक जाएगा, और फिर हम कहेंगे कि दोनों नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं। तो यही है आपका स्पेशिएशन। क्लियर, समझ में आया? चलिए अब आते हैं इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन को समझते हैं। स्पेशिएशन तो समझ में आ गया, है ना। तो अक्सर स्पेशिएशन क्या होता है? इवोल्यूशन के वजह से जब दो
क्या कहते हैं, पॉपुलेशन, एक ही स्पीशीज की दो पॉपुलेशन में जब जीन का फ्लो रुक जाए और दोनों में अलग अलग तरीके से इवोल्यूशन होता है और अल्टीमेटली कई सालों बाद अगर उन दोनों एक ही स्पीशीज की दोनों पॉपुलेशन में इतना ज़्यादा चेंजेस आ गया कि अब रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो फिर हम कहेंगे कि दोनों नई स्पीशीज है ना। जैसे आप शेर, लॉयन और टाइगर को देखते हो, लेपर्ड को देखते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सिमिलरिटी है इनमें और फिर डिफरेंसेस भी हैं तो अलग अलग स्पीशीज, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन रहा होगा, है ना। और कॉमन एंसेस्टर के वजह से फिर ये धीरे धीरे अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हुए और इतना ज़्यादा इवॉल्व हो गए, इतना ज़्यादा इनमें जीन फ्लो रुक गया कि एकदम डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए और इनके बीच रिप्रोडक्शन रुक गया, है कि नहीं। तो लॉयन टाइगर इसीलिए अलग अलग स्पीशीज है। तो वही हम नए स्पीशीज का फॉर्मेशन यानी स्पेशिएशन पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन को समझते हैं, है ना। बेस्ड ऑन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वी कैन वर्क आउट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ दिस स्पीशीज वी सी अराउंड अस। यानी इवोल्यूशन और हेरिडिटी के आधार पर हम स्पीशीज की आपस में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है वो पता लगा सकते हैं। यानी कि आज से 1000 साल पहले जो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म थे और जो आज पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, इनके बीच क्या रिलेशन है, इसको हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन की मदद से समझ सकते हैं। इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ गोइंग बैकवर्ड इन द टाइम। ऐसा ये लगता है देखने में जैसे कि हम पास्ट में जा रहे हैं और उनके कैरेक्टर को देख रहे हैं और उनके कैरेक्टर को आज के ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर से मैच कर रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि उनमें क्या रिलेशन है। We can do this by identifying hierarchies of the characteristic between species। और ये हम पता लगा सकते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको उनके कैरेक्टरिस्टिक का हायरार्की पता हो। किसी भी स्पीशीज के, दो स्पीशीज के कैरेक्टर्स का अगर हमको हायरार्की पता हो तो हम उन दो स्पीशीज के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक का हायरार्की है कई लेवल पे होता है ना। सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक अमंग ऑर्गेनिज्म विल अलाउ अस टू ग्रुप देम और डिफरेंशिएट देम एंड देन स्टडी द ग्रुप्स। सिमिलैरिटी किसमें? कैरेक्टरिस्टिक में। ये हमको मदद करती है कि हम ऑर्गेनिज्म को एक ही ग्रुप में रखें कि हम उसको अलग अलग ग्रुप में रखें। तो ग्रुप्स की स्टडी में ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता लगाने में हमको जो उनके कैरेक्टर है, उनके कैरेक्टर में कितनी सिमिलैरिटी है, ये बहुत चीज़ मदद करती है ना। व्हाट इज मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक? अब मैं बार बार कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है क्या? किस नाम की चिड़िया है ये? आइए इसको जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि आपका अपीयरेंस कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वही उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे घोड़ा 4 पैरों पर चल रहा है तो ये उसका कैरेक्टर है। चिड़िया पंखों की मदद से उड़ती है तो ये उसका कैरेक्टर है ना। तो अपीयरेंस, बिहेवियर, यही कैरेक्टर होता है। जैसे ह्यूमंस में 4 लिम्ब है, ये उसका कैरेक्टर है। प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड बना सकते हैं, ये प्लांट का कैरेक्टर है। और कैरेक्टर के आधार पे ही हम दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में या आज से हजारों साल पहले जो स्पीशीज होती थी उनके बीच में हम क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। इसके लिए हमारे पास कैरेक्टर्स होना चाहिए। सेम कैरेक्टर वालों को एक साथ रखेंगे, डिफरेंट कैरेक्टर वालों को अलग अलग रखेंगे और इस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। ठीक है। सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक विल बी शेयर्ड बाय मोस्ट ऑर्गेनिज्म बट नॉट ऑल द ऑर्गेनिज्म। अब जो कैरेक्टरिस्टिक होगा कुछ सिमिलर होगा, कुछ डिफरेंट होगा, है ना। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो सभी ऑर्गेनिज्म शेयर करते होंगे, है ना। और इसी आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं और क्लासिफाई करने के बाद उनके बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमको पढ़ना है कि लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफाई करने के कई लेवल होते हैं। जैसे पहला लेवल ये है, ए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल डिजाइन दैट डिफर्स अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज वेदर द सेल हैज न्यूक्लियस और नॉट। तो जो सबसे बेसिक है, बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। तो बेसिक कैरेक्टर ये है कि सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो अगर इस कैरेक्टर के हिसाब से देखेंगे तो जो बैक्टीरिया है उनके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता,
है ना, तो उनको अलग रखेंगे। बैक्टीरियल सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस इन द सेल while the cells of most other organism do, और बाकी अदर ऑर्गेनिज्म में सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो इस कैरेक्टर के आधार पे हमने बैक्टीरिया को अलग कर दिया और बाकी ऑर्गेनिज्म को अलग कर दिया। तो ये था फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आता है सेकंड लेवल। सेकंड लेवल में ये कि जिनमें सेल में न्यूक्लियस है, अमंग द ऑर्गेनिज्म विथ न्यूक्लिएटेड सेल्स, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लिएटेड सेल्स था, सेल में न्यूक्लियस था, तो वो सेल एक है कि कई सारे हैं। तो विच वन आर यूनिसेलुलर एंड विच वन आर मल्टीसेलुलर। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने बैक्टीरिया को अलग रखा और बाकी ऑर्गेनिज्म को अलग रखा। तो ये पहला लेवल का क्लासिफिकेशन था, क्योंकि इसके सेल में न्यूक्लियस नहीं था, बाकी के सेल में न्यूक्लियस है। अब यहाँ भी जिन सेल्स में न्यूक्लियस है उस आधार पर हमने ये देखा कि कुछ एक सेल वाले हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस है और कुछ मल्टी सेलुलर है जिनके सेल में न्यूक्लियस है। तो ये सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन बना, है ना। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन की कई लेवल होती है। समझ में आया बच्चा लोग? समझ में आ रहा है ना? जैसे मान लो आपको क्या बोला गया, आपको बैट बॉल अलग करना है। तो पहले जितनी भी बॉल थी उसमें ग्रीन रेड सब बॉल थी, तो आपने उसको अलग कर दिया, बैट अलग कर दिया। फिर आपसे बोला गया कि बॉल्स में भी ग्रीन बॉल को अलग करना है, रेड बॉल को अलग करना है, तो आपने ग्रीन को अलग किया, रेड को अलग किया। तो पहले बॉल और बैट को अलग किया, फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर बॉल में भी ग्रीन और रेड बॉल को अलग किया, सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। उसी तरह यहाँ है, पहले ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता और ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस होता है उनको अलग किया। फिर वो सेल्स जिसमें न्यूक्लियस होता है वो सेल यूनी है, एक है कि बहुत सारे हैं, तो वो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, ये सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो जैसे एमोइबा यूनिसेलुलर है, लेकिन हाथी, इंसान, कुत्ते, बिल्ली सब मल्टी सेलुलर है। फिर आता है थर्ड लेवल। मल्टी सेलुलर में भी क्या दे कैन अंडरगो फोटोसिंथेसिस, क्या वो अपना खाना बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो प्लांट्स बना सकते हैं, एनिमल्स नहीं बना सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट फोर्थ लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, अमंग द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेट कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना खाना नहीं बना सकते, क्या उनमें अब स्केलेटन बॉडी के इनसाइड होता है या बॉडी के अराउंड होता है। ये नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जैसे बिच्छू है, बिच्छू में इसका स्केलेटन क्या होता है, इसके बाहर होता है, और मैमल्स में हो गया या इंसानों में हो गया, ठीक है, तो हमारा इनसाइड द बॉडी होता है, बिच्छू में अराउंड द बॉडी होता है। तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से कैरेक्टर्स की बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, अलग अलग लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है, और इसके बाद हम उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनका इवोल्यूशन के दौरान उनमें क्या रिलेशन है, कितनी सिमिलैरिटीज हैं, कितनी डिससिमिलैरिटीज है ना। क्लियर? तो वी कैन सी दैट हायरार्की इज डेवलपिंग, एक हायरार्की डेवलप हो रही है। देखो डेवलप हो रही है कि नहीं हायरार्की, हायरार्की डेवलप हो रही है किसमें, क्लासिफिकेशन ग्रुप्स में। हायरार्की इज डेवलपिंग दैट अलाउज अस टू मेक क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। तो ये जो हायरार्की है वही हमको अलग अलग ग्रुप बनाने में मदद करती है, ठीक है। द मोर कैरेक्टरिस्टिक टू स्पीशीज हैव इन कॉमन द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। अब दो स्पीशीज के बीच में जितने ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर होंगे वो इवोल्यूशनरी उतना ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे, एंड द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड द मोर रिसेंटली विल हैव देयर एंड मोर रिसेंटली दे विल हैव हैड ए कॉमन एंसेस्टर। और जितना ज़्यादा कैरेक्टर उनमें मैच होगा उतना ज़्यादा वो क्लोजली रिलेटेड हैं, और जितना ज़्यादा वो क्लोजली रिलेटेड हैं उनका एंसेस्टर भी उतना ज़्यादा कॉमन होगा, है ना। जैसे हाथी और बंदर ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं कि इंसान बंदर, तो आप कहोगे इंसान बंदर ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, तो इसका मतलब हमारा एंसेस्टर कॉमन है। हाथी का एंसेस्टर इंसानों के या बंदर के कंपैरिजन में अलग होगा, ठीक है। समझ में आया? देखो चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। वी कैन नाउ अप्रिशिएट दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज इज इन फैक्ट ए रिफ्लेक्शन ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप।
यानी कि अगर हम कैरेक्टर्स की बेसिस पे अगर हम स्पीशीज को क्लासिफाई करते जाएंगे तो इससे हमको उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पता लगाने में मदद मिलेगी। तो ये इवोल्यूशन ना बहुत काम की चीज़ है। इवोल्यूशन से नए कैरेक्टर डेवलप हुए। अब वो नए कैरेक्टर दो स्पीशीज में कितने कॉमन हैं, कितने अलग हैं, इसके आधार पे उनको हम स्पीशीज को अलग अलग लेवल पे क्लासिफाई करते हैं, जिससे कई ग्रुप बनते हैं और उनको क्लासिफाई करने के बाद उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ना समझना आसान हो जाता है। तो हमने कैसे कहा कि इंसान और बंदर क्लोजली रिलेटेड है, इसीलिए क्योंकि हमारे कैरेक्टर मैच होते हैं, तो हमारे एंसेस्टर भी कॉमन है कि नहीं। चलो, अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का पता लगाने के लिए हमें कई सारे सबूत भी चाहिए, ठीक है। तो इसे हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं? दीज कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वुड बी सिमिलर बिकॉज दे आर इनहेरिटेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। हाउ कैन वी ट्रेस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक? तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे स्पीशीज के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम कैसे पता लगा लेंगे? तो हम इसलिए पता लगा लेंगे क्योंकि यही कैरेक्टर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो कि सिमिलर थे, क्योंकि ये कैरेक्टर उनको कहाँ से मिले हैं? कॉमन एंसेस्टर से। भाई दो स्पीशीज, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है, तो सिमिलैरिटी इसलिए है क्योंकि इन दोनों स्पीशीज का एंसेस्टर कॉमन था। उस एंसेस्टर में यही कैरेक्टर पाया जाता था। उस एंसेस्टर से ये कैरेक्टर एक स्पीशीज में आया और दूसरे स्पीशीज में भी आया, इसलिए वो कैरेक्टर क्योंकि दोनों स्पीशीज में प्रेजेंट है, इसलिए दोनों स्पीशीज क्या है? क्लोजली रिलेटेड हैं, है ना। इस तरीके से उनके कॉमन एंसेस्टर के आधार पर क्या कैरेक्टर पाए जाते हैं, हम स्पीशीज के बीच में रिवॉल्यूशन मतलब रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ऐसे कौन से, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कंसीडर द फैक्ट दैट द मैमल्स हैव 4 लिम्ब एज डू बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। मैमल्स, हाथी, घोड़ा, इंसान, कुत्ता, बिल्ली, मैमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं, तो मैमल्स में, ठीक है, फिर आपके रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में 4 लिम्ब होते हैं। तो मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल सब अलग अलग क्लासिफिकेशन है, स्पीशीज का अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अब इनके बीच सिमिलैरिटी है जो इस बात को बता रहा है। सिमिलैरिटी क्या है कि इन सभी में 4 लिम्ब पाया जाता है। तो सिमिलैरिटी ये बता रहा है कि इनके एंसेस्टर में भी 4 लिम्ब पाया जाता होगा, या इन सभी के एंसेस्टर कॉमन है और उसी कॉमन एंसेस्टर से ये कैरेक्टर मैमल्स में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में ट्रांसफर हुआ और इसीलिए इनमें सभी में 4 लिम्ब पाया जाता है ना। तो अगर इंसान हो, मेढक हो, लिजार्ड हो, चिड़िया हो, सभी में 4 लिम्ब होते हैं, इसका मतलब कि हम सभी का जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। तो हमने रिलेशनशिप पता लगाया ना, किसके आधार पे? कैरेक्टर के आधार पे। कैरेक्टर क्या था? 4 लिम्ब का पाया जाना, ठीक है। चलिए, तो ऐसे कैरेक्टर, अब देखो, अब जो लिम्ब्स हैं, ये जो 4 लिम्ब थे, इनका स्ट्रक्चर क्या है? सेम, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्ब्स इज सिमिलर, इट हैज बीन मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। तो फ्रॉग, लिजार्ड, ह्यूमन, बर्ड, इन सभी का 4 लिम्ब स्ट्रक्चर में तो सेम है, फंक्शन में डिफरेंट है, और ऐसे ऑर्गन्स को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। और होमोलोगस ऑर्गन से इन सभी का कॉमन एंसेस्टर है ये पता चलता है, क्योंकि 4 लिम्ब सभी में है, तो ये कैरेक्टर इनके एंसेस्टर से ही तो इनमें ट्रांसफर हुआ है। तो यानी इन सभी जानवरों का एंसेस्टर कॉमन था। तो होमोलोगस ऑर्गन से इस तरीके से हम कॉमन एंसेस्टर कौन है पता लगा सकते हैं, है ना। क्लियर? तो होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। तो ये अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन इनका एंसेस्टर कॉमन है, इसका पता हमको होमोलोगस ऑर्गन से लगा, है ना। तो होमोलोगस ऑर्गन बहुत काम की चीज़ है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पता लगाने में। और ये ऑर्गन वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो। क्लियर? चलिए, फिर आते हैं एनालोगस ऑर्गन। एनालोगस ऑर्गन वो जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, फंक्शन एक हो, जैसे विंग्स ऑफ बैट एंड बर्ड। चमगादड़ और चिड़िया के जो विंग्स हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन फंक्शन कॉमन है, दोनों उड़ने के काम आते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम एनालोगस ऑर्गन कहते हैं, ठीक है।
तो क्या लिखा है यहाँ, द डिजाइन ऑफ द टू विंग्स, बैट और बर्ड की जो डिजाइन है उनका स्ट्रक्चर कंपोनेंट आर वेरी डिफरेंट बट देयर फंक्शन आर सेम, और फंक्शन क्या है, फ्लाइंग, ठीक है, बट देयर ओरिजिन्स आर नॉट कॉमन। अब आप क्या देख रहे हो, बैट और बर्ड का, इसका मतलब कि जो लिम्ब का स्ट्रक्चर है, विंग्स का जो स्ट्रक्चर है हड्डियों का, वो अलग अलग है। इसका मतलब कि ये दोनों के एंसेस्टर कॉमन नहीं है। तो होमोलोगस ऑर्गन का पाया जाना कॉमन एंसेस्टर को दिखा रहा है, एनालोगस ऑर्गन का पाया जाना कॉमन एंसेस्टर को नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन से हमको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस करने में, मैच करने में मदद मिलती है, ठीक है। चलिए, अब एक तरीका और है फॉसिल से, है ना। फॉसिल्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो प्रिजर्व ट्रेसेस है, जैसे जिंदा ऑर्गेनिज्म जो मर गए उनके हड्डियों का जो रिमेनिंग है बॉडी ट्रेसेस, वो पत्थरों पे, मिट्टी में दबा रह गया और बाद में कई सालों बाद हमको देखने को मिलता है, तो वही प्रिजर्व ट्रेसेस को हम फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है। फॉसिल से हमको आज के ऑर्गेनिज्म और पुरानी एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में मदद मिलती है। जैसे डायनासोर धरती पे पाए जाते थे, कैसे पता चला, फॉसिल से। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो डायनासोर हैं और रेप्टाइल्स, उनके बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशन है। तो मतलब उनके बीच का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमने फाइंड आउट किया, कैसे, जब हमने डायनासोर का फॉसिल निकाला, फॉसिल के कैरेक्टर को स्टडी किया, तो ये पाया कि रेप्टाइल से काफ़ी कैरेक्टर मैच होते हैं, है कि नहीं। हाउ डू वी नो हाउ ओल्ड दीज फॉसिल्स आर। अब फॉसिल से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता लगाने में मदद तो मिलती है, लेकिन ये फॉसिल्स कितने पुराने हैं ये कैसे पता लगाएंगे। तो इसके दो तरीके हैं, एक है रिलेटिव, है ना, कि अगर फॉसिल्स पुराने होते जाएंगे तो वो और नीचे दबते चले जाएंगे मिट्टी में, तो जितना नीचे खुदाई करके आप फॉसिल्स को निकाल रहे हो वो उतने ज़्यादा पुराने फॉसिल्स हैं। तो ये तरीका क्या हो गया, ये रिलेटिव तरीका हो गया फॉसिल की एज पता करने का, है ना, क्लियर। फिर दूसरा तरीका है, सेकेंड वे ऑफ नोइंग द एज ऑफ फॉसिल्स, वो है डेटिंग, ठीक है। तो डेटिंग में हम कार्बन आइसोटोप का यूज करते हैं और पहाड़ों की एज निकाल कर हम फॉसिल्स की एज का पता लगा लेते हैं, ठीक है। द सेकेंड वे ऑफ डेटिंग फॉसिल इज बाय डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट इन द फॉसिल मटेरियल। तो जो फॉसिल मटेरियल है उसमें आइसोटोप का रेशियो, डिफरेंट आइसोटोप का रेशियो कितना है, उससे हम फॉसिल की एज पता लगा लेते हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू फाइंड आउट एग्जैक्टली हाउ दिस मेथड वर्क्स। मतलब ये तो पता लगाना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये काम कैसे करता है। तो इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल का अपना एक हाफ लाइफ टाइम होता है ना। तो हाफ लाइफ से हम ये पता लगा लेते हैं कि वो फॉसिल जिस पत्थरों में, चट्टानों में पाए गए, उन चट्टानों की एज क्या थी, तो उससे फॉसिल की एज पता लग जाएगी, ठीक है। चलिए, अब बात करें इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। मतलब इवोल्यूशन हमने पढ़ लिया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे पता करते हैं वो भी हमने देख लिया, है ना। तो इवोल्यूशन के बारे में हमको ये समझना है कि ये स्टेज में होता है, एक दिन में इवोल्यूशन नहीं होता, कई सालों, लाखों सालों लगते हैं, हजारों साल लगते हैं, तब इवोल्यूशन होता है। ये क्या देख रहे हो, डायनासोर, फिर उनमें इवोल्यूशन आया तो उड़ने वाले डायनासोर पैदा हुए और फिर उनसे बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये इवोल्यूशन ही तो है। क्या ये एक दिन में इवोल्यूशन हुआ? नहीं। तो इवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है, नॉट इन वन स्टेप। तो इसीलिए लिखा है इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। इट इज ऑल वेरी वेल टू से दैट वेरी डिसिमिलर लुकिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रल डिजाइन। तो इवोल्यूशन के वजह से हम ये कह सकते हैं कि आज जो कैरेक्टर हमको बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कॉमन एंसेस्टर से ही आए हैं। कैसे आए हैं? कॉमन एंसेस्टर में इवोल्यूशन हुआ और इवोल्यूशन समय के साथ इतना ज़्यादा हुआ कि एकदम डिफरेंट कैरेक्टर डेवलप हो गए, है ना। तो ये स्टेजेस में होता है। इट इज ट्रू दैट एनालिसिस ऑफ द ऑर्गन स्ट्रक्चर इन फॉसिल्स अलाउ अस टू मेक एस्टिमेट ऑफ हाउ फार बैक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप गो। ठीक है, यानी कि फॉसिल की स्टडी करके हम ये तो पता लगा सकते हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें कितना समय लगा है ना। तो जैसे वाइल्ड कैबेज प्लांट, करंट एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप
तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता लगाने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं वाइल्ड कैबेज प्लांट का, ठीक है। तो आज ये जितने कैबेज की वैरायटी देखते हो ना, ये कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर से ही आई है। कॉमन एंसेस्टर में क्या हुआ, इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन से 1 2 3 4 5 6 वैरायटी के कैबेज प्लांट पैदा हो गए। ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लाल पत्ता गोभी, केल, कोलराबी, ये अलग अलग गोभी की वैरायटी है। और ये सभी गोभी की वैरायटी एक कॉमन एंसेस्टर यानी कि वाइल्ड कैबेज प्लांट से ही क्या हुई है, बनी है। किसके वजह से, इवोल्यूशन के वजह से। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पता करने का, ठीक है। अब लिखा क्या है देखो, इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस। तो ऐसा ये देखो, इवोल्यूशन को सही तरीके से ये पहला डायग्राम शो कर रहा है कि दूसरा डायग्राम, तो आंसर है दूसरा डायग्राम। तो दूसरे डायग्राम में देखो कि जहां इंसान है उसी लेवल पे मछली है, उसी लेवल पे कीड़ा है, उसी लेवल पे प्लांट है। यानी कि इवोल्यूशन में हमको ये नहीं समझना है कि इवोल्यूशन में सबसे एडवांस ऑर्गेनिज्म इंसान पैदा हुए हैं। इवोल्यूशन पैरेलल चलता है। तो इवोल्यूशन इज सिंपली द जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड शेपिंग ऑफ द डाइवर्सिटी बाय एनवायरमेंट सिलेक्शन। इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट एट द पिनेकल ऑफ इवोल्यूशन। तो ये हमको नहीं समझना है कि धरती पर जो इंसान है वो सबसे, मतलब कह लो कि इवोल्यूशन के बाद सबसे एडवांस लेवल पे, सबसे ऊपरी लेवल पे बैठे हैं, नहीं, ठीक है। इवोल्यूशन पैरेलल हो रहा है। तो इस समय जितने भी स्पीशीज हैं धरती पर, प्लांट्स के हों, एनिमल्स के हों, वो सभी एक कॉमन लेवल पे हैं। ये नहीं कि इंसान सबसे हाई लेवल पे है। तो इसीलिए हमको इवोल्यूशन को ये नहीं समझना है, शुड नॉट बी इक्वेटेड विथ प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि इंसान इवोल्यूशन की वजह से सबसे टॉप पे बैठा है, सबसे एडवांस है, और बाकी सब वो इवोल्यूशन में पीछे रह गए। ना ना, सभी का इवोल्यूशन पैरेलल हुआ है, सभी एक ही लेवल पे, ठीक है। तो वही लिखा है, इन अदर वर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट एट द पिनेकल ऑफ इवोल्यूशन बट सिंपली येट अनदर स्पीशीज इन टीमिंग स्पेक्ट्रम ऑफ द इवॉल्विंग लाइफ। तो इवोल्यूशन, जो अलग अलग स्पीशीज का इवोल्यूशन चल रहा है, उसमें एक स्पीशीज ह्यूमन भी है, बाकी स्पीशीज उसी ह्यूमन के पैरेलल है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। समझ में आया। अब ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन अफ्रीका से हुआ है। बात सही है ना। देयर इज ए ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म्स एंड फीचर्स अक्रॉस द प्लेनेट। तो अगर आप धरती पे जाओगे तो अलग अलग वैरायटी के ह्यूमन मिलेंगे। इनका रेस अलग अलग है ना, स्किन कलर अलग है। देखो इसमें ब्लैक पीपल भी हैं, आपके वाइट पीपल भी हैं, और ब्राउन पीपल भी हैं। इंडियंस ब्राउन पीपल में कंसीडर किए जाते हैं। अमेरिका या यूरोप, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग आपके वाइट पीपल में, है ना। और फिर अफ्रीका में जाओगे, है ना, तो वहाँ ब्लैक पीपल हैं। तो ये ह्यूमन की अलग अलग रेस है, अलग अलग स्पीशीज नहीं है, ये तीनों एक ही स्पीशीज है, होमो सेपियंस, है ना। तो अलग अलग आपको स्पीशीज नहीं समझना है कि ये सभी अलग अलग स्पीशीज है, नहीं, स्पीशीज एक ही है, बस उनकी रेस अलग है ना। क्लियर। अब आवर जेनेटिक फुटप्रिंट्स कैन बी ट्रेस बैक टू अवर अफ्रीकन रूट्स। तो अफ्रीका से हम फैले हैं, है ना। ए कपल ऑफ 100,000 ईयर्स एगो, हजारों साल पहले, सम ऑफ आवर एंसेस्टर्स लेफ्ट अफ्रीका वाइल अदर स्टेड ऑन। तो हजारों साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, कुछ अफ्रीका छोड़कर दूसरे इलाकों पर गए और कुछ अफ्रीका में रह गए, है ना। वाइल द रेसिडेंट स्प्रेड अक्रॉस अफ्रीका, द माइग्रेंट स्लोली स्प्रेड अक्रॉस द प्लैनेट। और जैसे जैसे रेसिडेंट जो अफ्रीका में रुक गए वो अफ्रीका में फैले, और जो माइग्रेंट थे वो अफ्रीका, यूरेशिया, सेंट्रल एशिया, इस तरीके से पूरे दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह फैल गए। और आज पूरे धरती पर ह्यूमन पॉपुलेशन पाई जाती है। इस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन का क्या हुआ है, ह्यूमन पॉपुलेशन का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसको हमने पूरे एक सिंगल वीडियो में कवर किया। आई होप यू लाइक दिस सेशन। इसी तरह हमारे साथ पढ़ते रहिए, अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 के साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच।